अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। चलो जी, हमारा जो नावल है वो इश्क जो ममनू न रहा, असकलम एस मरवा मिर्ज़ा। चले जी बढ़ते हैं आज की इस नावल की हमारी 11वीं किस्त की जानिब। वो मुझे पसंद नहीं करते, ऐसा भी नहीं लगता, और पसंद करते ये भी नहीं लगता। उफ़ ईमान, मैं पागल हो जाऊँगी। ईमान और अशबा की सारी क्लासेस ही बिजी थी, वो प्रैक्टिकल्स कॉपीज़ का काम आजकल चल रहा था, और तभी दोनों की छुट्टी के वक्त ही बात करने को फुर्सत मिली। जिहान ने ईमान को मैसेज कर दिया था कि वो इन्हें कुछ देर तक पिक कर लेंगे। वेटिंग एरिया में बैठे अशबा ने अपना सर ईमान के कंधे पे रखी दुहाई थी। कई साल इस नमूने ने हमारी दिमाग की लस्सी किए, अब तो भुगत बच्चे। तुझे ही शौक था अन्नान की बीवी बनने का। मेरी जान कश्तियाँ जला दे। अगर कुछ पाना है तो अभी 2 दिन हुए हैं, और तेरी बस करा दी उस लंगूर ने। ईमान ने उसकी गाल थपकते आगे की लंबी मसाफत पर ध्यान करवाया तो अशबा ने फौरी इसके कंधे से सर उठाए हरासा नजरों से ईमान को देखा। नजरें फौरी रहम तलब हुई। ईमान, मैं आगे ही डरी हुई हूँ, तू और डरा। वापस जाने का सोच कर फिर से कुछ हो रहा है। आज मैं तेरे और बाबा के साथ घर न चली जाऊँ? इनके पास मेरे रूम की चाबी भी है, क्या प्राइवेसी रह गई है? उल्टा लुटी हुई नींद भी कोमे में चली जाएगी। अशबा के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखती ईमान मुस्कुराई भी और पकड़ कर सीधा बोचा, आज वापस जा और रात रूम बंद करके आगे कोई भारी चीज़ घसीट कर लेना। प्लान कामयाब हुआ तो ठीक, नहीं तो कल हम साथ घर चलेंगे। शेरनी बन मेरी जान, गीदड़ बना दे इस लंगूर को। चल मुस्कुरा दे। जिहान अंकल आ गए, मैसेज आया उनका। ईमान की हिम्मत दिलाने पर अशबा की आंखें चमकी। दोनों मुस्कुरा कर साथ ही कॉलेज से निकले तो जिहान साहब ने दोनों लाडलियों को पिक करने पहुंचे हुए थे। आप दोनों मुझे ड्रॉप करें तो प्लीज़ थोड़ी देर रुकिएगा। अशबा ने बाबा और ईमान दोनों को इतने मान से कहा कि वो रद्द न कर सके। 4 तक जिहान ने गाड़ी फार्म हाउस की गेट से इंटर की। अशबा और ईमान बाहर निकली। जिहान साहब भी कार्ड ओपन करते अपने पुरकार रोब सरापे हमरा 400 तायराना निगाह डालते बाहर निकल आए। अशबू, आज रहने देते हैं, वो घर ही है, इसकी गाड़ी खड़ी है। वही कुछ कह दिया तो सुन बैठेगा, है ना जिहान अंकल? ईमान ने मामला फहमी का मुजाहरा किया तो जिहान भी मुतफिक थे, मगर अशबा का दिल तोड़ना दोनों को अच्छा न लगा। प्लीज़ एक कप चाय पर ही रुक जाए, मुझे भी फील हो कि मायके वाले मुझसे मिलने आए हैं। प्लीज़ बाबा। अशबा ने टपटपाई आंखों से जिहान के सीने लगे। कहा तुम? ईमान मुस्कुरा दी। ओके मेरा बच्चा, चलो। जिहान ने प्यार से इकरार किया तो तीनों साथ ही अंदर फार्म हाउस की तरफ बढ़े। हाजरा इस वक्त घर ही थी, क्योंकि अन्ना ने इसे टेरेस और लॉन की सफाई के लिए बुलवाया था। आए दिन आती बारिश हवाओं के सबब बहुत जल्द फैल जाती थी। ओह ज़हनसीब, बड़े बड़े लोग आए हैं, कैसे हैं आप? अन्ना जो लॉन की निगरानी में सफाई करवा रहा था। ईमान, अशबा और जिहान खान को देखते चहकती लपकती मगर तंजिया मुस्कुराहट उछालता इन तीनों की तरफ ही चला आया। हुलिये से लग रहा था कि मौसम कुछ देर पहले ही नहा कर आए। सर के बालों में नमी और चेहरे पर इजाफी तरोताज़गी विराजमान थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शादी भले नॉर्मल तरीके से नहीं हुई, लेकिन कम अज़ कम अब रस्म और रिवायत का पास रखो बरखुरदा। ये क्या अकेली कोटिया बसाली है? सबके साथ आ जाओ। जिहान इसके हाथ बढ़ाने को अक्सर इग्नोर करते पकड़ के जैसे गले लगाकर शिकवा कर गए। दिल के अंदर उठती आग पर जनाबा मुश्किल काबू पा सके। हालांकि जिहान का दिल तो एक खींच कर लगाने का था। मुझे लोगों में बस न कुछ खास पसंद नहीं रहा जिहान अंकल, और बहैसियत मेरी बीवी अब अशबा को मेरे मिजाज में ढलना होगा। जैसे आपके होनहार बेटे ने ईमान को अपने मिजाज में ऐसे ढाला कि अब तक हमारी दिमाग की चोले हिली है ना ईमान? अन्नान का सब पाटला वो लहजा सबको ही नागवार गुजरा, लेकिन खास गुस्सा ईमान को आया। मुझसे बात ही ना करो तुम। ईमान ने मुंह बिसोरते नजर फेरी। क्यों? शोहर ने इतनी पाबंदियां लगा दी है कि बात भी नहीं कर सकती। अन्नान के तंज जहां ईमान को तब चढ़ी, वहीं जिहान ने अपनी भारी हाथ बिगड़े नवाबजादे के कंधे पर रखते जकड़ कर जिस तरह अपनी तरफ मोड़ा। ईमान और अशबा दोनों घबराई कि कहीं ये बंदा एक चपड़ और ना खा बैठे। अपने ये तौर तरीके बदल लो बच्चे, क्योंकि जिहान अपनी करने पे आए तो चीखें निकलेगी तुम्हारी। ये तुम्हारी दोस्त मेरी बहू भी है, ऐसे तंज करने से गुरेज करो जिनकी नताइज तुम्हारी नाजुक जान बर्दाश्त न कर सके। चलो ईमान, चलते हैं। अशबू मेरी जान, अपना ख्याल रखना। ईमान का तो अपना दिल चाह कि कुछ उठाकर इसके सर पे दे मारे। फौरी जिहान अंकल के कहने पर वो अताब भरी नज़र अन्नान पर डाले इनके साथ ही पलट गई, जबकि अन्ना ने जबर के मारे हाथ को मुट्ठी की सूरत में कसते अपने उमड़ते जलाल को काबू किया। अशबा ने सर्द निगाह शख्स पर डाली, और इससे पहले कि वो इसे मुखातिब करना भी ज़रूरी न समझती पास से गुजरती अन्ना ने इसकी कलाई
जो करते घसीट कर अपने रूबरू किया। क्या तुम्हारा भाई मुझसे सारी की सारी ईमान छीन लेगा? कैसे कर सकता है वो मेरा ही नुकसान करके कह गई कि मुझसे बात भी ना करेगी। ये किस किस्म की सफाकियत है? बोलो अशबा, तुम बताओ, क्या इन्हें नाइंसाफी नहीं? अशबा को इसकी आंखों में हिलकोरी लेती अजियत इस कदर चुभी कि सर्द मोरी अफसोस बन गई। नहीं, इंसाफ है। दूसरों के रवैये बड़े चुभते हैं और अपने पे गौर किया है कि लफ्ज़ों के अंगारे बनाकर कैसे लम्हे में दिल को दाग देते हैं। जीने दे उन्हें प्लीज़। अब ईमान आपकी नहीं हो सकती। दोस्त बनेंगे जिस दिन पहले जैसी, वो भी पहले जैसी हो जाएगी। यूँ तंज की तीर बरसाकर आप उसकी नज़र में खुद को राह साहबी गिरा रहे हैं। अशबा ने लड़ने की बजाय इसे नरमी से कायल किया, जो इस वक्त कुछ समझना नहीं चाहता था। कि तुम्हारी नज़र में भी गिरा हुआ शख्स हूँ? अशबा को इसके इस सवाल की तवक्को न थी। तभी कुछ लम्हे चुप सी गई, जैसे कोई बहुत बासर लफ्ज़ ढूंढ रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़े, मुझे चेंज करना है। अशबा ने इसकी गिरफ्त से कलाई छुड़वाते फरार चाहा। जलन हो रही है तुम्हें? अन्नान के सवाल पर अशबा सदमे की कैफियत से घूरी। मुझे क्यों जलन होगी और किससे? अशबा को लगा इसका दिमाग फिर गया है। ईमान से होनी चाहिए ना जलन। तुम्हारा काम है उससे दोस्ती तोड़ दो। कहो उससे कि अन्नान इब्राहिम को तकलीफ दी, उसकी सज़ा दो उसे। अन्नान की सफाकियत तक तेज अशबा ने गुस्से से इसे परे धकेला। उफ, इनफ अन्नान, मुझे तंग मत करे। कोई ईंट उठाकर आपके सर में मार दूं। अशबा मर सकती है पर ईमान से जल नहीं सकती। जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाए। अपने पेशेंट्स को भी पागल ही करते होंगे ऐसी वैशी बातों से। अशबा ने बड़बड़ाते अपना गुस्सा निकाला और पैर पटकते घर की तरफ बढ़ी, जबकि अन्नान की आंखों में तेज नफरत का बस न चल रहा था कि पूरे अन्नान के वजूद के छींतड़े उड़ा देती। इससे ईमान साहिर के पास देखनी मुहाल हो रही थी। ईमान एक तो साहिर की जानिब पर उदास थी कि मुनीरा जिहान की कंपनी में भी पुरसकून न कर सकी। ऊपर से अन्नान से हुई मुलाकात अलग दुख दे रही थी। कुछ देर वो लॉन में टहलती रही और फिर रूम में आ गई। थक हार कर काउच पर बैठे कुशन गोद में दबोचे, गर्दन घुमाकर मेज पर रखा फ़ोन उठाया। साहिर, कॉल मी प्लीज़। आंखें उदास हुई, मगर इसी लम्हे साहिर की कॉल इन सुनहरी आंखों में बुझते दीप वापस जला गई। मैं पहुंच गया हूँ ईमान, अभी होटल आया हूँ, बहुत लंबी फ़्लाइट थी। तुम बताओ, ठीक हो? साहिर ने अपना ब्लेजर उतार कर मैटर्स पे रखते खूबसूरत सी ग्लास वॉल के पास पहली शाम देखते नरमी से पूछा। नहीं ठीक, अशबा को हम घर ड्रॉप करने गए थे तो इसके इसरार पे मैं और जिहान अंकल कुछ देर रुक गए। अन्नान से मिलकर दिल बहुत अपसेट हो गया है। उसकी आंखों में जो जलन और आग आज मैंने देखी है वो किसी को भी भस्म कर सकती है। अगर उसने सच में अशबा को तकलीफ दी तो मेरी खुशी वैसे ही आग लग जाएगी। आई एम नॉट वेल, प्लीज़ कम बैक साहिर। वो रो नहीं रही थी लेकिन बहुत परेशान थी। आवाज़ में नमी घुली थी जो साहिर की जान पर बनी। साहिर ने गर्दन मोरे मैटर्स की तरफ कदम बढ़ाए और तकिए पर एक ये गहरा सांस भरे बैठा। ऐसा वो कुछ नहीं करेगा, ना मैं ऐसा होने दूंगा। इतनी छोटी सी बात पर अपसेट क्यों हो रही हो? देखो, मुझे थोड़ा सा काम है, यहाँ मुकम्मल होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर उदासी बढ़ गई तो आलम हाउस चली जाओ। साहिर के प्यार से समझाने पर ईमान को लगा वो इसे डांट रहा है। एक तो मुझसे दूर है, ऊपर से सड़ी टोन में बोल रहे हैं। भूले मत मैं कौन हूँ। अगर दोबारा मुझसे ऐसी बात की तो चीख कर रोऊंगी। ईमान ने इसके थके लहजे को काबिल मजम्मत करार देते रद्द किया, जिस पर वो तमाम थकावट के मुस्कुरा दिया। ईमान, ऐसा नहीं करते, यू आर माई सुपर वुमेन। साहिर की नरम गोशियाना शिकवे पर ईमान वही लमलेट हुई। आंखों में खुद ब खुद नमी उतरने लगी। कैसी सुपर वुमेन साहिर? आपके बिना तो रहा नहीं जा रहा हूँ। बढ़िया ही सुपर वुमेन। मैं बता रही हूँ, किसी दिन मेरा दिमाग फिर गया ना, मैं इस अन्नान को बिजली की नंगी तार के करंट दे आऊँगी। ढीठ मिट्टी। गुस्सा किसी पर था और निकाला कहीं जा रहा था। साहिर ने तकिया दुरुस्त करते वही सर गिराया और मुस्कुराता हुआ लेट गया। इसके मुंह पर कोस के आती, अब क्यों फ़ोन जला रही हो? अगर मजीद तुमने कहा ना कि तुम उदास हो, अभी इसी वक्त वापसी की फ़्लाइट लेकर निकल आऊँगा बिना काम मुकम्मल किए। साहिर के इस्तेकाक और रोब पर ईमान डर कर उठ बैठी। अब ऐसा भी नहीं कहा कि अब वापस ही आ जाए। ईमान अपना डर छुपाने के बावजूद ना छुपा सकते कहा। और साहिर की मुस्कुराहट मजीद दिलकशी से लौटा गई। मौसूफ के दिल की धड़कन बढ़ी और इसकी कुर्बत से थोड़ा डरे, यही चाहता था। तो इतनी दूर बैठकर ऐसा सब कहोगी तो मेरी जान पर नहीं बनेगी। साहिर की डरावाई ब्रह्मी पर ईमान की आंखें किसी दिल फरेब एहसास ने चमकाई। किसी दिन आपको आजमाऊंगी, बहुत दूर होंगे तो पास बुलाऊंगी, फिर देखेंगे जनाब आपकी मोहब्बत में कितनी शिद्दत है। आज के लिए माफ़ किया, जा अपनी ज़िंदगी जी ले कालिया। वह इतराहट में अगले पल में मुब्तला, इसे आजमाने का कब्ल इस वक्त अंधिया थमाती भी मासूम लगी थी। आई एम नॉट कालिया, और ये तुम दूर बैठे मेरा दिल दहलाना बंद करो, रखो फ़ोन चुड़ैल। साहिर ने इसके शहर से बचने को जैसे डर का कॉल काटी। ईमान की सारी उदासी कहीं दूर जा बसी। आई लव यू। वो सब हुनर जानती थी दिल भराई की। इसकी ये अदा साहिर जिब्रान को हरा गई। बट आई मिस यू मोर देन
लव इट दिस मोमेंट, गुड नाइट। प्यार का हर रंग लहजे में लेकर वो ईमान की आंखें खुमार से भर गया और फ़ोन बंद करते दोनों के दिल बेहद सुकून से लबरेज थे। वहीं आलम हाउस में सब मुस्कुराते चेहरों के संग डिनर करने में मसरूफ़ थे। रोहा भी कदर मुतमईन थी, जबकि अरीश और जियान के चेहरे पर सुकून से भरे थे। सभी शुजा साहब को मिस कर रहे थे, क्योंकि इनके आने से आलम हाउस में इजाफी चमक दमक और खुशी का आलम था। डिनर के बाद आइज़ और ऐदा कुछ देर टेरेस पर वॉक करने चले गए। फ़िज़ा में बढ़ती रोज़ बरोज़ की आसूदा लहर मौसम के बदलने का इशारा लिए हुई थी। थैंक यू सो मच मेरे इस फैसले में सपोर्ट करने के लिए। ऐदा ने नरमी से आइज़ के हिसार अपने सिर से इसके सीने से लगाते बाजू इसकी पुश्त के गिर्द लपेटी। आइस ने इसकी कमर पे बिखरे बाल नरमी से समेटे, झुककर सर चूमा और इसकी गुर्बत में दोनों का दिल अमान पाया। ऐदा के महकते बालों की खुशबू इनहेल करता हुआ दीवाना ही लगा। हमेशा करूँगा, लेकिन इतनी जल्दी हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। सोचा नहीं था। कैसे मैनेज करोगी उसे ऐदा? मीन्स तुम्हारी जॉब पे एक अदद दीवाना मस्ताना आइस आलिम जैसा बिगड़ा शौहर है, घर में सबको क्या कहेंगे? कुछ देर तो आइस ने सब इसके सबब खुद को भी सुकून बहम पहुंचाया, मगर जो उलझने इस बच्ची को पालने से जुड़ी आइस के दिमाग में घूम रही थी वो इसे बिना सोचे कहनी पड़ी। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन तक हम ये हकीकत सबको बता दें, और साथ में बेबी का भी। सब बहुत दुखी होंगे, लेकिन अनुषा के बारे में सुनकर इन सब को भी दिली खुशी मिलेगी। रही बात आपकी, तो मैं आपको पहले से बहुत ज़्यादा वक्त दूंगी। डोंट वरी, अनुषा के लिए कोई आया भी रख लूँगी। ज़रूरत पड़ी तो जॉब से कुछ माह लीव ले लूँगी। ऐदा ने सब कुछ सोच लिया था, तभी तो आइस मुस्कुराए भी अपनी तरफ उम्मीद अफजा उनसियत भरी नज़रों से देखती ऐदा को अपनी जारी मुतवज्जे देखे, बहका भी, लेकिन फिर कुछ सोच कर दिल तशवीश ज़्यादा हुआ। और इसके नशे बाप का क्या होगा? वो आदमी ख़तरनाक है, चोरी चकारी और मारपीट, सुपारी भी लेता है। सब पता करवा लिया है। हम अनुषा को लीगली तो ले लेंगे, लेकिन अगर इसका बाप ये सब जान गया और खामखा हमारी जान को आ गया, तो ऐसे खबीस लोगों की लालची फितरत और जहनीत का बखूबी वाकिफ़ हो। नशे की लत बड़े बुरे काम करवा सकती है। मुस्तकबिल में कुछ बुरा होने का खदशा है, तभी तो कह रहा हूँ एक बार फिर सोच लो। आइस की तमाम बातें वो सुनकर समझी भी, क्योंकि आइस बेहतर जानता था, क्योंकि वो ऐसे लोगों से लड़ता और डील करता ही आया था। ऐदा का कुछ देर पहले गुलाब की तरह चमकता चेहरा मुरझा सा गया। क्या मैंने आपको मुश्किल में फंसा दिया आइस? ऐदा की आवाज़ में नरमी उतर आई, आंखें उदास हुई। नहीं ऐदा, इस सब की वजह से तुम्हें कोई आँच ना आए, सिर्फ इसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं हर चीज़ देख रहा हूँ, वो भी जो तुम नहीं देख सकती। आइस को कहीं ना कहीं ऐदा के फैसले की खुशी तो थी, मगर अभी इतनी जल्दी ऐदा को इस जिम्मेदारी में मुब्तला नहीं देखना चाहता था। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो हो सकता है सब बेहतरीन हो। अल्लाह भी तो नीयत देखते हैं। आइस, मैं इस औरत से कह चुकी हूँ, इसकी आंखों की चमक अगर आप देखते तो मेरे जैसी ही कैफियत होती। मेरे दिल से इसकी इजाज़त दी, वरना आपको नाखुश करके ऐदा जितनी भी नेकी कर ले रायगा है। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अजीज़ आप है। ऐदा ने इसके सीने से अलग हुए दोनों हथेलियों को आइस के चेहरे पर जबड़ों के करीब प्यार से जोड़े तासुब से गुजारिश की। आइस ने इसके दोनों हाथों में लिए बारी बारी चूमे। और मेरे लिए तुम्हारी मुस्कुराती आंखें, बस मुझे इग्नोर मत करना कभी भी, वरना अभी तुम आइस आलम के पागलपन से वाकिफ़ नहीं हो। मैं शिकायत नहीं करूँगा, मुझे स्पेशल रहना है तुम्हारे लिए। बिना कहे मुझे तुम चाहिए हर उस लम्हा जब मेरे अंदर तुम्हारी कमी मौजूद हो। आइस के लहजे में घुलती बेखुदी पर ऐदा के होठों पर इस दर्जा शिद्दत पसंदी पर मुस्कुराहट आया हुई। वो आइस की दीवानगी से ये तो इतनी मजबूत हुई थी, इस शख्स को कैसे गैर अहम लगने देती। आजमाना चाहते हैं? हल्की फुल्की खुमार की चमक ऐदा की खूबसूरत आंखों में भी उतरी, गज़ब ढा गई। आइस ने इसके दीवाने करते इस बह के रूप से नज़र चुरानी चाहिए, मगर ऐदा इसकी शर्ट की कॉलर को मुट्ठियों में दबोच कर इसे अपने सिम देखने पर मजबूर किया, बहुत ज़्यादा। इसके होठों के करीब चेहरा ले जाते दस तरस में आती महकती सांसों को इनहेल किए, राजदाराना सरगोशी की जिसने ऐदा के चेहरे को हिजाब आलूद किया। तो इतनी दूर क्यों है? ऐदा की चमकती मुस्कुराहट तकते आइस ने इसके खूबसूरत रुखसार को चूमते बेखुदी में होठों की खुशबू जायक़ों को मस्त हो जाने को हद पार की, मगर फौरी ऐदा ने इसके सीने पर हथेली सहलाते पुरसुकून करते दूर किया और हयानशी आंखों से इकरार का अंधिया थमाती इसके सीम अपना मरमरी हाथ बढ़ा गई। आर यू श्योर? आइस के इसके बह के तेवर पागल कर देते थे। इससे कबल यकीन चाहा, जिस पर वो ब्लश करके आइस के दिल को भी बहका गई। इसका मुलायम हाथ थामे मौसू फौरी हमरा चलते नीचे की जानिब बढ़े, जहाँ दस्तरस का सुख और ऐदा का मुलायम सा अपनापन आज आइस आलिम को खुद में जज्ब कर लेने पर आमादा मंजरों तक को दीवाना करने वाला था।
अशबा ने लंच ईमान के साथ कॉलेज का लिया था, लेकिन डिनर इसने जानबूझकर मना किया और कमरे से बाहर ना निकली। अन्नान के रवैये के फांस ने अशबा को बुरी तरह हर्ट किया था। बीबी जी साहब कह रहे खाना खा ले। अशबा बेड पर किताबें खेरे तकिए पे उल्टी सीने के बल लेटी पड़ रही थी जब दरवाजे पर हाजरा ने दस्तक देते ही अपने आने की वजह भी बताई। अपने साहब को कहिए जहर खा लिया है, उनके लहजे का अशबा नूर ने। अब हलक से पानी भी नहीं उतरेगा। अशबा ने नाराजगी से हाँक लगाई, जबकि हाजरा उदास से पलटी तो अन्नान को देखी फौरी नजर झुका ली। जाए अब डिनर लगाए। अन्नान ने इनको नरमी से इशारा किया, जिस पर फर्माबरदारी से सर हिलाती सीढ़ियों से उतर गई, जबकि वही साइड टेबल के ड्रॉर से निकाले अन्नान ने रूम अनलॉक किया और वापस रखी। अशबा दरवाजे खुलने की आहट पर गर्दन घुमाए पलटी, मगर अन्नान को देखकर जिस्म जां की गर्दिश करते खून में उबाल आया। जहर के अलावा और भी बहुत चीज़ें तुम्हारे हलक में उतार सकता हूँ, हुकूक भी मैसर है और जुर्रत भी। उठो मेरे साथ, चलो डिनर करो। अन्नान के अंदर कदम रखते ही सपाट लहजे में अशबा के अपनी इस गुलफिशानी से 14 तबक रोशन किए, जो उठकर बेड से उतर रही थी, जहाँ की तह रह गई। क्या फारसी समझ जाती? नहीं करना डिनर, ना आपकी शक्ल देखनी, जाए यहाँ से। अपनी ज़बान को कहे, अपने हद में रहे। अशबा ने बाकी लहजे में अपनी घबराहट पर हर मुमकिन काबू पाते गुर्रा का जवाब दिया। मेरा मुंह और मेरी ज़बान मेरे इख्तियार में नहीं है। पछताओगे अगर मैंने किसी बेख्तियारी का मुजाहरा कर दिया। चलो मेरे साथ। अन्नान इसके बाजू दबोचते तेज लहजे रोब में मिलाते अशबा को अल्फाज से झिंझोड़ा, जो फौरी इसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाती 2 कदम सिमट कर दूर हुई। ज़बरदस्ती करेंगे मेरे साथ? कह रही हूँ ना, भूख प्यास मर गई है। चले जाए प्लीज़, मुझे तंग मत करें, अकेला छोड़ दे मुझे। अपनी नाराज़गी तकलीफ सब गुस्सा बनाकर अन्नान पे उतारे। वो अपने बुक समेटने को झुकी, मगर अन्नान ने इस बार इसकी कमर में जिस बेतकल्लुफ़ी से बाजू लपेट कर इसे अपनी तरफ खींचा और झुकने से रोका। अशबा को इस अचानक अवदाद और बेबाकी पर सांस रुकता महसूस हुआ। मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो? मत दिखाओ, बात मान लो अशबा नूर। मैंने जो कहा है इसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर तुम्हें मेरी तकलीफ दुख देती तो मुझे दुखी करने वाला हर इंसान तुम्हें बुरा लगना चाहिए। उसूली बात थी, पर क्यों बिगड़ रही हो? अशबा की पुश्त अपनी सीने से लगाकर हाथ इसके पेट के गिर्द लपेटे, उसकी पुश्त की जानिब गर्दन से निकाल कर लब मिस करता इसकी गाल से गाल जोड़े सरगोशियों में बोला। लेकिन अशबा नूर कई जिस्म से जान निकलती गई। इस कदर सख्त गिरफ्त थी कि वो हिल भी ना सकती थी। तुम बुरी नहीं लगती, ऐसा करोगी तो लगने लगोगी। मैं ऐसा नहीं चाहता कि इतनी प्यारी सी हो। गुस्सा करोगी तो मुझ पर तो उदास हो जाऊंगा। एक हाथ से इसके पेट को जकड़ते दूसरा हाथ अशबा की गर्दन से जोड़े, कभी इसके रुखसार, कभी जबड़े, कभी खुले बाल छू रहा था। अशबा ने इसकी गिरफ्त से बहुत जोर लगाए निकलने की कोशिश की, मगर जब नाकाम हुई तो इसकी आंखों में आंसू भर गए। प्लीज़ छोड़ दे, दम घुट रहा है, मैं चलती हूँ। अशबा ने हथियार फेंके और इसकी नम आवाज़ पर अन्नान ने फौरी इसको आज़ाद किए। शानों से पकड़े इसे अपनी सिमत मोड़ा, जहाँ इसकी आंखें अन्नान का सालिम जिगर चबाती महसूस हुई। रो मत, रोगे तो इजाज़त के बिना ही बेतकल्लुफ़ हो जाऊंगा। एक इजाज़त ही रोके हुए, वरना तुम सच में अन्नान इब्राहिम को हर तकलीफ़ी कर लम्हे में दूर करने की अहल हो। चलो शाबाश, अच्छा डिनर करो अपने प्यारे हस्बैंड के साथ। इसके आंसू साफ करता इसकी झुक जाती आंखों से खुद भी तड़पा था, मगर अशबा ने सपाट सा चेहरा किए इसके हाथ थामने पर हाथ थामने दिया और इसके साथ नीचे आई। डिनर के दौरान अशबा के हलक में जो बेबसी भरा दर्द था वो निवाले उगलने ना दे रहा था। फिर भी वो डिनर करती रही। अन्नान की नज़र इस 10 मिनट के वक्त में एक लम्हा अशबा से न हटी, इसकी एक बार भी नज़र न उठी। डिनर किए वो हाथ रोके उठी, अपने बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। ये सब समेट कर आप जा सकती हैं। अन्नान ने हाजरा को ताकीद की और ख़ुद भी इसके पीछे ही सीढ़ियाँ चढ़ा। वो जाते ही बेड पर औंधी गिर कर लेटी आंसू बहाने लगी, जो इसने पिछले 10 मिनट से रोके रखे थे। अन्नान ने दरवाजे का नॉब घुमाया तो दरवाज़ा लॉक ना होने के सबब खुल गया था। मैटर्स पे गिरने के अंदाज में लेटी रोती अशबा ने ज़रूर इसके मुड़ते कदम रोके। आई एम सॉरी। करीब आए, उसके पास ही बैठा, हाथ बढ़ाकर इसके मैटर्स और पुश्त पर बिखरे बाल नरमी से छुए और सहलाए। वो बाजू में चेहरा छुपाए रुख मोड़ गई, जैसे इससे बात करने को भी तकलीफ जानती हूँ। अशबा ज़बरदस्ती बुरी लगी मेरी? अच्छा सॉरी, माफ़ करो मेरी इस गंदी हरकत को। अशबा वो इसके पास ही सीधा लेटा। अशबा सड़क कर इससे परी हुई, आंसुओं की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। जाएं यहाँ से। अशबा को इसके इतने पास मौजूदगी इस वक्त सिर्फ अजियत दे रही थी। पहले माफ़ करो, फिर चला जाऊँगा। आइसक्रीम खाओगी? ला कर दूँ? जो कहोगी ला कर दूँगा, बस रोना बंद कर दो। एक बार मुझे देख लो। अन्नान की बाकी अल्फाज तो ना सुन सके, लेकिन आइसक्रीम पर दिल का दर्द कुछ कम हुआ। आइसक्रीम खानी है? अशबा ने इसके
की तरफ रुख किए, मुंह पर बाजू रखे सिर्फ आंखें दिखाते हुए रोतू सी सरगोशी की, जिस पर अन्नान की उदास आंखें मुस्काई। लेकर आता हूँ, पहले माफ़ करूँ। वो इसकी जिद पर उलझी। कैसा शख्स है? अशबा का दिमाग ये सोच कर मफलूज होने के दिहानी पर पहुंच चुका था। नहीं करूंगी, मैं ईमान से कभी नहीं जल सकती, न इससे रूठ सकती हूँ। वो मेरी वाहिद दोस्त है। अगर आपने दोबारा ये कहा तो रो कर आपका फार्म हाउस बहा दूंगी। जाए और आइसक्रीम भिजवा दीजिएगा, खुद मत आइएगा, आपको देखूंगी तो दिल दुखेगा। अशबा ने कहकर हिचकियाँ भरते वापस मुंह फेरा, जबकि अन्नान को लगा ज़बान तक कड़वाहट घुल गई हो। मैं अहम नहीं हूँ तुम्हारे लिए? ठीक है, अब उम्मीद नहीं लगाऊंगा तुमसे। अन्ना ने पास से उठ बैठते जो कहा, इस पर अशबा भी रुख मोड़े सीधी हुई। काश बता सकती कि मोहब्बत है आप मेरी, तब फैश को तुम्हारी इस जज्बे पर। इससे बेहतर था कि मैं किसी दीवार से सर मार लेती। अशबा ने इसको पहलू से उठकर जाते देखा तो कर्ब से सोचती उठकर बैठ गई। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले वो दो अफराद तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। ठीक है, फिर ये कभी मत कहना कि तुम मुझे पसंद करती हो। जब तक तुम इन दो की हो, तुम मेरी नहीं। भिजवा दूंगा आइसक्रीम। अशबा की जानिब पलटे वो सुहाने रू अल्फाज कहें। अशबा की हर खुशी गारत करता कमरे से निकल गया। जबकि अशबा वहीं गिर पड़े थे, वापस रोना शुरू किया। तकिए तक उठाकर गुस्से से फर्श पर दे मारे, बस न चला कि किसी का मुंह तोड़ डाले। बैंकॉक में भी पाकिस्तान की तरह नई सुबह निकल चुकी थी। गुजरी थकी रात बीत चुकी थी। मतलब आप ये घड़ी रिटर्न कर रहे हैं भाई? ऐसा क्यों? इस फरजाम को तो आपके पैर धोकर पीने चाहिए कि इसकी बेटी की इज्जत दागदार होने से बचाएं। इस वक्त सुहान से मिलने इसके वेयर हाउस ही आया था। साहिर की बात सुनने के बाद सुहान हैरत से बड़बड़ाया। ये घड़ी ना पहचानी होती तो साहिर इतनी उजलत में यहाँ ना आता। दूसरा, एक जानने वाले कबीर से आमने सामने की मुलाकात भी ज़रूरी थी ताकि डॉन के इरादे मालूम हो सके। इसी आदमी को पीट कर वीडियो भी तो हथियाई थी सुहान। अब इस डॉन का तजस्सुस तो बनता था। एक ही आदमी इसे बैक वक्त में नुकसान और फ़ायदा दोनों दे गया। मेरी पूरी कोशिश है कि इस आदमी से सामना ना हो, लेकिन अगर उसने मुझे मजबूर किया तो साहिर का जो रूप सामने आएगा, इससे फरजाम साया की साथ नस्लें पनाह मांगेंगी। मैं नहीं चाहता कि बैरो वालों को ये सब पता चले। बहुत अच्छी जॉब है सुहान, हाथ से चली जाएगी। जॉब से बढ़कर वो मेरे ख्वाब का पहला परवाह भी है। मैं अपने ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते नहीं देख सकता। साहिर का गुस्सा दबा कर दिए जवाब पर अब सुहान के पल्ले कुछ साहिर का गुरेज पड़ा। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है भाई कि आप दुश्मन को आखिरी वक्त तक संभलते और सुधरने का मौका देते हैं, और अगर तब भी वो नसीहत ना पकड़े तो चीर फाड़ डालते हैं, फिर इसकी सिस्कियाँ तक नहीं सुनते। सुहान के नरम मुस्कुराते जवाब पर साहिर उठकर दीवार पर नस्ब किसी बोसीदा सी पेंटिंग की तरफ बढ़ा। मेरी बर्दाश्त की बहुत वसी हद है सुहान, लेकिन इसे भी क्रॉस करके मुझे छेड़ने वाले मेरी किसी नरमी के लायक नहीं। तुम ये घड़ी पहुंचाओ शॉप पर और रिकॉर्ड से भी मेरा नाम रिमूव करो। मैं आज फरजाम साया का पता करूंगा, देखता हूं क्या प्लान कर रहा है और आजकल गोमेंजो की जगह इसका साथी कौन है। दुआ करो वही कमी ना हो जिसकी मुझे तवक्का है। साहिर ने सपाट लबो लहजे में सुहान को ब्रीफ किया और इसकी फर्माबरदारी से उठ खड़ा होने पर साहिर भी इससे मिलता हुआ वेयर हाउस से बाहर निकल आया। कुछ दूर सीधी सड़क पर पैदल चलने के बाद एक टैक्सी ली। इसे किसी जाने माने कसीनो का पता थमाया। बैंकॉक का वक्त 2 घंटे आगे था। पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के 10 का वक्त था, मगर यहाँ 12 बज चुके थे। वो कसीनो फरजाम साया की ज़ाती मिल्कियत था और साहिर के पास वहाँ का VIP पास ऑलरेडी मौजूद था। कैसे? क्योंकि यहाँ का एक ख़ास आदमी साहिर जिब्रान का मज़ीद ख़ास था। बाहर दिन चढ़ा था, मगर इस बिल्डिंग में VIP पास के थ्रू इंटर होते ही साहिर को चमकती दमकती रात दिखाई दी। मलगजी चमकदार रोशनी में नहाया कसीनो, जहां आम बंदा इंटर भी नहीं हो सकता था। फाइनली तुमने पास यूज़ कर ही लिया। कहाँ था मेरी इस इनायत की ज़रूरत पड़ेगी बादशाह। लाख मुझसे आवारा से नफरत सही, पर अपन की थोड़ी कदर तो यह बिना किसी एतराज़ के घुस आने पर हुई होगी। साहिर ने खामोशी से एक अलग थलग टेबल चुनी, मगर अभी इसने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास वेटर से लेकर नशिस्त संभाली ही थी कि एक लंबे बालों वाली विग पहन कर दांत दिखाता 35 साल के लगभग जाना माना शैतानी तासुरत वाला आदमी मतलबी मुस्कुराहट उछालता एन साहिर के सामने आन बैठा, जिसको ये बंदा सिर्फ एक एहसान पर बर्दाश्त कर लेता था। इसके अभी वाले हुलिये से लग रहा था कि वो रॉक स्टार है, वरना था नहीं। एक हैकर और लोफर था। खास दमकते भड़कते लिबास से वो साहिर को तो सीधा जहर लगा। किस किस्म के बेहुदा लग रहे हो तुम जॉन? आगे शक्ल पर कम फटकार है। वो कोई और नहीं, फरजाम साया का होने वाला दामाद और इसका दोस्त इकलौता बिगड़ा बेटा जॉन बर्सन था, इस कसीनो का VIP शेयर होल्डर। क्या करूँ,
हुलिया भी तो बदलना था, वरना यहाँ का हर फर्द मुझे तुमसे मिलता देख कर फ्यूचर ससुर जी को शिकायत लगाता, फिर मेरी मौत होती और तुम शक्कर के चावल बांट रहे होते कि मुझ जैसे खुराफाती से जान छुटी। जौहन ने इसकी बेतकल्लुफ़ी को हम ज़बान लहजा बता रहा था। दोनों में खासी गहरी और ज़रूरी जान पहचान है। साहिर को इसकी बेमकसद किसी बात में कोई दिलचस्पी ना थी, तभी हंकार भर गया। बकवास नहीं जौहन, बरसन काम की बात करो, बताओ क्या करना है। वो डॉन का बच्चा आजकल इसका साथी तुम तो नहीं। आफ्टर ऑल जोए फरजाम का मामला है। साहिर की तंज़ टोन पर जौहन ने दर्द भरी आह ली। हाँ, आजकल इस बंदे की तलाश हो रही है जिसने जोई को बचाया और वीडियो हत्याएं। घड़ी तक पहुंच गए हम। तुमने कोई सेफ स्टेप लिया? जौहन इसे बताना रुक कर इस्तिफसार कर गया। हाँ, रिटर्न कर दी है और रिकॉर्ड से नाम भी हटवा दिया। साहिर के सपाट जवाब पर जौहन ने शक्कर भरा सांस खींची, मगर पुरअताब शख्स को देखा। गुड, अब सुनो, अन्नान पंगे ले रहा है। जोई को कैद करके तुम्हारी डिमांड की है इसने, मतलब इसे जोई के बदले अपने मोहसिन का नाम चाहिए। इस पागल को बीच से हटाओ यार, वरना मेरा किया कराया सब गारत हो जाएगा। जोई के दिल से अन्नान उतर चुका होगा। अब मैं इसे अपना बना लूँगा बादशाह, लेकिन तब जब वो इसे छोड़ेगा। और तुमने भी अपना नाम पब्लिक करने से मना कर रखा है। अब बताओ ये सब कैसे होगा? तुमने मुझे जोई देने का वादा किया था, लेकिन मुझे तो हालात बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। जहान की बेताबी और बेचैनी पर मुकाबिल इंतहाई सुकून था, वो जो खूबसूरत और पुरअसरार चेहरे पर विराजमान थी। मैंने किसी मनहूस लम्हे अगर ये बात की थी तो इसलिए कि वो लड़की तुम्हारे ही लायक है, जबकि अन्नान इब्राहिम वो मेरा नाम जानकर पछताएगा। अच्छा है, खुद ही अकल कर ले। रही बात जोई की, तो अगर तुमने मेरी ज़िंदगी न बचाई होती तो मैं खुद उस औरत को मारा था जिसने निकाह जैसी पाक चीज़ को रोंद कर रख दिया। तुमने अपने एहसान का बदला मांगा था मुझसे और साहिर जिब्रान। सब हो सकता है, एहसान फरामोश नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कि अन्नान उसे छोड़ेगा, वैसा ही हुआ। तलाक हो चुकी है और इसके अंदर की वहशत भी जान गई होगी। अब बस इसे अन्नान की कैद से निकालना है, वो भी हो जाएगा। लेकिन मेरा नाम पब्लिक हुआ तो तुम भी इसकी सज़ा भुगतोगे जौहन बरसन। मेरी जॉब गई तो छोड़ूंगा नहीं। बाकी तुम्हारी जोई जैसी चॉइस पर आज फिर साहिर जिब्रान की तरफ से बेशुमार लानत। साहिर ने बरहमी वाताब के संग जब लानत दी तो बेचारे जौहन का मुंह बहुत मिस्कीन बना। हालांकि वो एक नंबर का छठा बदमाश था जो जोई का राग अलापते में ही बस सच्चा था। हर बार वो लानत ही भेजता था। एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा जौहन को धुतकारा था, लेकिन वो इस पर दिलो जान से फिदा था। लेकिन जोई के दिल में तो अन्नान इब्राहिम का नशा था, यहाँ तक कि वो खुद फरजाम साया भी जोई के लिए हमेशा जौहन फरसन को पसंद करता था। मगर जोई अन्नान पर हक मियाँ चाहने की सिवा दूसरी कोई बात न सुनती। तभी 7 माह पहले फरजाम भी अपनी बेटी की जिद के आगे हार गया। जौहन को हमेशा वो धुतकारती रही थी, क्योंकि इसे अपने आगे पीछे पागलों की तरह फिरने वाला जौहन नहीं, नफरत से धुतकारता अन्नान चाहिए था। फरजाम ने जौहन को जोई के इस फैसले पर यह कहकर राजी किया कि वो इसकी बेटी जो चाहती है करने देते, क्योंकि वो जानता था वो अन्नान से जल्द अज जल्द बेजार हो जाएगी। जौहन ने दिल पर पत्थर रखे वक्ती सही सब्र कर लिया। जोई ने ज़बरदस्ती निकाह किया, ईसाई मज़हब तक बदलने का ढोंग किया, मगर अन्नान के आगे दो कौड़ी की ही रही। 7 माह इसने अन्नान के साथ रहकर इसे हर तरह की फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया। किसी तरह वो इसकी तरफ राग़िब हो, मगर ऐसा ना हुआ। तभी जोई को बैठे बैठे पाकिस्तान जाने का भूत सवार हो गया। इसे लगता था शायद वो यूं अन्नान को पा लेगी जब इसकी फैमिली का प्रेशर होगा। जब जोई ने इस बारे में अन्नान को बताया तो मसलतन चुप रहा, लेकिन सोच चुका था कि इस बदज़ात लड़की को अपनी जगह जाकर ही इसकी औकात याद दिलाएगा। लेकिन 1-1.5 माह पहले ही साहिर जब अन्नान की बात सुने इस सब फसाद में घुसा, तभी इसके पीछे गवर्नमेंट के लोग पड़ गए थे और ये बात इसने आई से भी छुपाई। इन लोगों के पास गन्स थी और साहिर ने अपनी तमाम तर ताकत के भी हरगिज़ न बचता अगर जौहन बरसन नामी आदमी इससे इस रोज़ न बचा था। इसने साहिर पर चलती गोली तक अपने बाजू पर खाई। बस तभी हॉस्पिटल साहिर हमदर्दी के नाते इसके साथ हो गया और यूँ इन दो के बीच ये तमाम मामलात खुले। अन्नान की शादी के बारे में साहिर को जौहन से पता चला और निकाह कैसे हुआ ये भी हर तफसील। तभी खुद साहिर को अन्नान की दिली तकलीफ़ हुई। सिर्फ अन्नान के लिए नहीं बल्कि कोई और भी था जो इस नागिन औरत के जहर का डसा था, कोई बहुत ख़ास जिसकी साहिर जिब्रान खान की ज़िंदगी में एक मददगार साथी और दोस्त की मजबूत जगह थी। जौहन ने तब साहिर से इस बचाने वाले एहसान के बदले जोई मांगी कि वो कुछ ऐसा करे कि जोई अन्नान से नफरत करने लगे। पहले तो साहिर को खुद समझ न आया कि वो क्या करे, लेकिन उसी रात जब इसने जोई को इन गुंडों से बचाया तो वीडियो हत्याई, तब तो जौहन इसका मुरीद हो गया। हालांकि साहिर ने वीडियो तो अन्नान के लिए हत्याई, मगर जोई का बचाव किसी और वजह से
कर डाला। हाँ, अन्नान के हाथ से ये सब सरजद भी न हुआ और किसी बहुत अपने कर्म में भी ये करके कमी की और किसी बहुत अपने के कर्म में भी ये करके कमी की। वो कोई और नहीं था, साहिर का वाहिद दोस्त मुहिब बलोच था, जिसकी एक लंबी कहानी थी। जब वो साहिर ने वो वीडियो हटाई तो जौहन ने इससे पहले बहुत चालबाजी से कोशिश की कि वो वीडियो हत्या कर खुद ही अन्नान को धमका कर सारा मामला सीधा करे, लेकिन साहिर बेवकूफ़ न था, इस गुंडे मवाली पर भरोसा करता। हाँ, ये नियत ज़रूर की कि जोई को किसी और न सही जौहन की हो जाए, ताकि इससे एक मरकज़ पे टह ना आ सके। साहिर ने जौहन को सर से उतारने को यकीन दहानी करवाई कि जोई जल्द इसके पास वापस आ जाएगी और इसी को जौहन जैसे सरफिरे ने वादा समझ लिया। वो जितना सादा था उससे कहीं ज़्यादा खुराफाती था, लेकिन एक माह चीज़ें तरतीब देने और प्लान बनाने में गुजर गया और फिर अन्नान की पाकिस्तान वापसी और इसके बाद जोई का आना साहिर के लिए असल परेशानी का बाइस बना। साहिर को अन्नान की शादी के बाद इतना तो यकीन मिल गया था कि कम अज़ कम कोई इस सिचुएशन में इसकी और ईमान की शादी का तो नहीं सोचेगा। तभी वो ईमान यानी अपनी मोहब्बत के हवाले से मुतमईन हो गया। लेकिन अन्नान से 4 साल बाद की मुलाकात ज़रूर परेशानी का नया दर खोल गई। अन्नान का जुनून, इसका पागलपन, जोए तो क्या किसी लड़की को भी इसके नज़दीक न रहने दे सकता था। अब असली टेंशन इसे जोए और अन्नान के एक साथ रहने पर हुई। लेकिन फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। जिहान साहब ने निकाह का स्यापा डाले, जान निकाली। ईमान जैसे वो इस तरह उजलत में अपनाने का कभी सोच भी ना सकता था, इसकी मलकियत बन गई। थोड़ा मुंतशिर दिल और दिमाग को सुकून मिला। लेकिन यहाँ पर साहिर को अन्नान के पागलपन ने फिक्रमंद किया। वो चाहता था कि अन्नान अपने पागलपन को इसके मुताबिक यूज़ करे और वही हुआ। अन्नान ने अपने पागलपन में इसे भी घसीटा और जोई को भी। जैसे बहुत सज़ा देनी थी उसे छोड़ भी दिया। ये तलाक वाला झटका साहिर के लिए बहुत बड़ा था, हालांकि इसने कुछ भी नहीं किया। बस ये सब ईमान और साहिर के निकाह के सबब हुआ। साहिर मुतमईन हो गया, चलो अन्नान की जान इस अज़ाब से छुटी, मगर एक नई मुसीबत के वो इसे कैद करके रखने पे तुल गया। ऊपर से अचानक से अशबाक की अन्नान को लेकर मोहब्बत का सामने आना एक और धचका। लेकिन इस सब में साहिर को जो सबसे मासूम फर्द लगा वो अब भी अन्नान था। इस बीच साहिर ने अपने साथी और दोस्त मुहिब बलूच को फार्म हाउस के इर्द गिर्द निगरानी पर फाइज कर दिया। मुहिब बलूच कौन था, ये तफसील बाकी है। फिर भी साहिर के लिए अपनी बहन की ज़िंदगी अज़ाब में खुद अपने हाथों डालना कोई आसान फैसला न था। 5 दिन वो ब्यूरो मिशन के हवाले से बैंकॉक रहा था। जौहन से मिला, सब तफसील बताई, मगर फिर खुद को तो ना मना सका, मम्मी पापा को मना लिया। एक तो इसकी नज़र में अन्नान पे ये रहम करना दुरुस्त था, दूसरा ईमान ने पहली बार मान से एक ख्वाहिश कही, फिर अशबा की दिल की खुशी इसकी बेहतरी पर गालिब आ गई। इसलिए साहिर खुद भी मोहब्बत की कैफियत और जज्बे से वाकिफ था। इसे ईमान के इस मुतालबे की वजह मालूम थी। कहीं ना कहीं साहिर और ईमान दोनों की नीयत एक जैसी थी। वह साहिर ने लगे हाथों एहसान का बदला चुकाने का सोचा था। जोई के बचाने के बाद जब इसने जहान की दीवानगी जानी तो अपने इस सब पर बहुत दुख हुआ। अफसोस तो कई साल पहले से मुहिब बलोच की मोहब्बत पर भी हुआ था, पर इन दोनों ने बरसों पहले मिलकर फातिया पढ़ ली थी। पर साहिर जानता था ये चिंगारी फिर भड़क सकती है, फिर भी ये काम मुहिब को दिया। साहिर को इस नाशुक्री लड़की से नफरत महसूस हुई, जो हासिल को छोड़कर लाहासिल की तलब में अपनी औरत होने का वक़ार तक को रौंद गई। और शायद एक मासूम दिल भी, जिस पर आज भी इसके पैरों की धूल लगी थी, और इस धूल को साहिर जैसा हमदर्द भी हटाने में नाकाम था। साहिर को अब दोबारा आना पड़ा, क्योंकि बात इसके करियर पर आ गई थी। दूसरी घड़ी का मामला, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे, कोई ऐसी तरसी नज़रों से देख रहे हो? साहिर ने जहान की उम्मीद अफजा नज़रों पर उसकी तरफ तब कर देखा। अपनी बहन की मदद लो और जोई को आज़ाद करवाओ अन्नान की कैद से। ना तो तुम्हारी करियर पर आज आएगी, ना तुम पर, तुम्हारी बहन का घर भी बसेगा। जब अन्नान की जान छूटेगी तो जोई से। अब तो इसकी वीडियो भी तुम्हारे पास है बादशाह। जहान की मिन्नत समाजत अलग पर अशबा का इसका हवाले में जिक्र साहिर का खून खौला गया। जानता हूँ तुम्हारी बहन की शादी अन्नान से हुई है, सब कब्र हैं। इससे पहले साहिर का यहाँ इसका गिरेबान दबोच कर ख्वाम का सबकी शक की नज़रों में आ जाता। जौहन ने फौरी इसके गुस्से को कम किया। दोबारा मेरी बहन का जिक्र भी तुम्हारी इस ज़बान पर ना आए। जौहन बसन, मेरा अहम साथी लगा है इस काम पर, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो। जब तक फरजाम साया तक मेरी खबर ना पहुँचने देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खरदरे मगर तंबी तेवरों के संग साहिर ने
इस आवारा शख्स को इसकी हैसियत बताई और उठ खड़ा हुआ। साहिर ने जो इसकी मदद की हामी भरी थी वो भी बस इसलिए कि जहान जितना भी गुनाहगार हो मोहब्बत में थोड़ा गुजारे लायक था, और जोई जैसी लड़की से मोहब्बत खुद इसकी गुनाहों की सज़ा थी या नहीं, ये फैसला साहिर जिब्रान बकौल हम इंसान लेने में वक़्त नहीं रखते थे। जो चीज़ें राज है उन्हें राज रहने देना साहिर की आदत थी। वो लोगों को उनके हलिए मज़हब से नहीं दिल से परखता था, और जहान का दिल इसे पहली मुलाकात में ही शफाफ दिखाई दिया था। तुम्हारी खबर जिस दिन फरजाम तक पहुंची तुम समझ लेना जहान बसन या तो मर गया है या मर रहा है। वफादारी और दिलदारी दोनों में आजमाया हुआ हूँ, यकीन कर सकते हो। जहान की यही बातें इसे साहिर के अताब से बचा लेती। बिना कोई जवाब दिए साहिर वहाँ से निकल गया, लेकिन जहान के होठों पर दिल जली मुस्कुराहट जरूर बिखर गई। ईमान और अशबा को आज कॉलेज से छुट्टी थी। ईमान तो सारी रात सो ना सकी, देर तक सोई रही। मुनीरा खुद नाश्ते के लिए जगाने आई, पर उसे सोता देख बिना जगाए वापस ही चली गई। जिहान ऑफिस गए तो मुनीरा भी अपनी सहेलियों की तरफ निकल गई, लेकिन वो मुलाजमा को ताकीद कर गई थी कि ईमान को लंच तक जगा दे। वही अशबा को रात अन्नान ने आइसक्रीम हाजरा के हाथ ही भिजवाई, जिसने इसे गुस्से में हाथ भी न लगाए। सारी रात रोती रही। सुबह की 11 बजे तक जब लेट कर थक गई और अन्नान आकर नाश्ते के लिए जगाने की उम्मीद भी टूट गई, तो वो खुद मुंह हाथ धोए नाइट सूट पहने ही नीचे आई तो हाजरा लॉन्च की सफाई करती दिखाई दी, और वो दुश्मनी जहाँ कहीं भी ना था। बीबी जी नाश्ता बनाऊँ आपका? अशबा को नीचे आता देख हाजरा ने फौरी उसकी जानिब लपक कर नरमी से पूछा। हाँ, वो कहाँ है? अशबा को बहुत भूख भी लगी थी, मगर असल भूख तो आंखों की थी जो अन्नान को देखने के लिए मचल रही थी। आज तो वो फजर के वक्त ही हॉस्पिटल चले गए। मुझे आज घर ही रुकने का कहा, वरना इनकी ताकीद है कि जब वो आप साथ हो तो मैं दिखाई भी ना दूं। मुझे ताकीद करके गए थे जब तक आप खुद ना जागे हरगिज न जगाऊं। हाजरा की बातें अशबा को उदास कर गई। वो जालिम जिस तरह इसके जिस्मानी सुकून का ख्याल कर रहा था, काश इसके दिल का भी करता। अशबा को ये सुनकर भूख प्यास दम तोड़ती महसूस हुई। सीने में घुटन सी नमूदार हुई। बना दो नाश्ता, दो लोगों के लिए बनाना। मैं जोई के साथ करूंगी। अशबा ने दो बकियाजीने उतरते इन ममनू कमरों का रुख किया जहां हाजरा को जाने की इजाज़त न थी, मगर वो खामोशी से ये सोच कर किचन की तरफ बढ़ गई, शायद बीबी जी को इजाज़त हो। अशबा ने इस सेल एरिया की जानिब कदम बढ़ाए। वहाँ 3-4 कमरे थे। 3 के तो वो दरवाजे खोल कर अंदर झांकी, मगर चौथा बंद था। एक कमरे में वो कैसी रह रही होगी बेचारी। माना बुरी लड़की है, पर इतना जुल्म। उफ, मुझे जोई की मदद करनी चाहिए। है तो एक लड़की, अगर इसे कुछ प्राइवेट चाहिए हुआ। अशबा ने खुदा तरसी के जज्बात में आए अपनी नन्ही मुन्नी कुव्वत के पेश नज़र दरवाजे के साथ काफ़ी ज़ोर आजमाई की, मगर वो लॉक था। तभी मायूस होकर वापस जाने लगी। वहीं बाहर सजावटी मेज़ पर खूबसूरत वाज के नीचे इसे कार्ड जैसी कोई चीज़ ज़रा सी नज़र आई। अशबा ने फौरी वाज उठाया। वहाँ से सेल डोर की एनालाइजिंग कार्ड पिन पड़ी थी। अशबा की आंखों में चमक उतरी। फौरन इस डिजिटल पिन को उठाए, इसे दरवाजे के होल्ड के ऊपर बने मॉडर्न लॉक में फेरा तो वहां कोड पिन सामने आया। या खुदा, पासवर्ड लगा रखा है। उफ, इतनी सख्त कैद। अशबा ने मायूसी उदासी में सोचते इससे पहले कदम मोड़ने चाहे, नजर वही डिजिटल स्क्रीन पासवर्ड के बंद पे पड़ी। पहला वर्ड ए था और थे भी अशबा के नाम जितनी डिजिट्स। न जाने क्या सोचे इसने अपना नाम पेट किया, और दरवाज़ा अनसेल होने की आवाज़ पे अशबा की आंखों में रेत सी चुभी, लेकिन होठों पे अपने नाम का अहम होने का सरूर थकी सी मुस्कुराहट लाया। वो कमरा भी खाली था, मगर अशबा ने जब कमरे का जायज़ा लिया तो अंडरग्राउंड बनी सीढ़ियों ने इसका दिमाग को सुन किया। फौरी कालीन हटाकर इसको खोले। अशबा नीचे उतरी तो सामने फिर वैसा ही डिजिटल लॉक वाला दरवाज़ा। अशबा ने सेम प्रोसेस किया और दरवाज़ा क्लिक साउंड से खुला। कुछ जोई जो सोफे के साथ लगी बैठी, बाल नोचे हुए गुमसुम थी। दरवाज़ा खुलने पर चौकी, मगर अंदर आती अशबा को देखकर जोई की सारी तकलीफ खुशी बनी। अशबा, तुम कैसे पहुंची यहाँ? जोई की हालत पे अफसोस से ज़्यादा अशबा को इसकी खूबसूरत जगह देखकर हैरत ज़्यादा हुई। यहाँ बजाय सब था 2-3 कमरों पर मुश्तमिल एरिया। अंडरग्राउंड होने के बावजूद हवा का इंतज़ाम था। एक लम्हा अशबा को लगा इसने यहाँ आकर गलती कर दी। दिल किसी अनहोनी के खौफ से कपाया। तुम्हें कुछ चाहिए? यही पूछने आई थी। अशबा ने इस घर जैसे कमरे को तायराना निगाहों से तकते खुरदरे लहजे में पूछा। हाँ, आज़ादी। मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं मर जाऊँगी। तुम्हें जलन नहीं हो रही? अशबा, अपने शौहर की हर तरह से मुझसे जान छुड़वाओ ना प्लीज़। मैं वादा करती हूँ मुड़ कर ना देखूंगी। कितने दिन हो गए इसने मुझे यहाँ बेयार और मददगार छोड़ रखा है। मैं इसे नहीं कह सकी लेकिन एक लड़की हूँ। लड़की की 100 सूरत होती है, तुम समझ रही हो ना? जोई ने फ़ौरन मिस्कीन लहजा किए खुद को अशबा का तर्ज दिलवाना चाहा, लेकिन इसकी आखिरी बात अशबा ठटकी।
तुम्हें कुछ पर्सनली चाहिए तो बता दो, मैं ला दूंगी। अशबा ने फौरी इस पर तरस खाते ऑफर की, मगर जोई ने सन्नफी में हिलाए बेबसी से मुहूर्त बने इसका हाथ थाम लिया। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं सब खुद मैनेज कर लूँगी प्लीज़। मैं बहुत हाइजेनिक हूँ, मुझे एलर्जीज शुरू हो जाती है, प्रॉपर चेकअप करवाना होगा। जोई ने झूठे आंसू फौरी आंखों में लाए तो अशबा को इस बार सच में रहम आया। तो इसका अन्नान को इल्म होगा और उन्होंने तुम्हें हर चीज़ की प्रोवाइड की होगी। तुम मुझे वरगला नहीं सकती, इतने भी जाहिल नहीं हूँ। वो आफ्टर ऑल 7 माह सही बीवी तो रही हो उनकी, और मुझे पता है हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का सब पता होता है। अशबा ने अपनी अकल और समझ के मुताबिक फौरी जवाब दिया। जोई को यकीन आ गया कि ये मासूम है, पर इतनी भी नहीं। मेरा और अन्नान का ऐसा कोई ताल्लुक इन 7 माह में नहीं बना। इनफैक्ट मैंने बहुत कोशिश की इसे बहकाने की, ड्रग्स तक दी, लेकिन बहक कर भी मुझे मेरी मर्जी के छूने के बजाय वो हैवानी तशद्दुद पर आता था। और मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं मजीद ये रिस्क भी ना ले सकी। हम साथ रहते थे, सोते भी थे, आई स्वेर कभी इसने मुझे इस नियत से नहीं छुआ। वो एक मगरूर हार्टलेस आदमी है, तभी तो जब उसने तुम्हें मेरे सामने किस की झटका था मेरे लिए। जोए ये सब अशबा का एतमाद पाने को क्या बैठी, लेकिन ये सब सच था। अशबा के तो एक बार रोंगटे खड़े हुए। अब खुद सोचो, जब उसका और मेरा ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं था तो क्या इसे क्या पड़ी मेरी ज़रूरियत को जानने या देखने की। बस मुझे टॉर्चर देना चाहता है। फेंक दिया यहाँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अशबा तो सदमे की कैफियत में थी, मगर जोई ने इसे डर कर गले लगाया। अशबा इसे परे धकेलती होश में, मुझसे फ्री होने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। मुझे लगा तुम यहाँ मर न जाओ, पर यहाँ तो सब है, जो नहीं है वो मैं तुम्हें दे जाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ। अशबा ने घबरा कर इसे खुद से परे धकेला, मगर इससे पहले अशबा जाती जोई ने वही पास पड़े वॉज को उठाए एन अशबा के सर पर दे मारा। दर्द के सबब अशबा अपना सर पकड़ती वहीं लड़खड़ाई, दाबी इस कालीन पर जा गिरी। जाऊंगी तो मैं डियर, हाँ तुम्हारी मासूमियत इस वैशी दरिंदे का भला करे न करे, मेरा ज़रूर कर गई पाए। जोई ने इसके बेहोश होने से पहले कबासा से कहा लगाया और फेरी कमरे से भागी। अशबा ने बहुत कोशिश की उठकर उसके पीछे जाने की, पर दर्द की ताब ना लाते दोबारा वही गिर गई। जोई ने बाहर निकलते जल्दी से भागकर पोर्च तक कदम बढ़ाए। फार्म हाउस के एंट्रेंस गेट पर चौकीदार था, तभी वही छुप गई ताकि जैसे ही वो चौकीदार जरा इधर उधर हो वो यहाँ से फरार हो सके। आई एम कमिंग। ईमान की आंख खुद ही खुली तो पहला काम इसने फ़ोन उठाने का किया और आगे से मैं साहिर का मैसेज देख रो बेयकीनी से उछल ही तो पड़ी थी। व्हाट? उन्होंने तो 2 दिन का कहा था। ओह साहिर आप बहुत अच्छे, रात तक ही पहुंचेंगे। यकीनन 2 मिनट पहले ही मैसेज आया। याहू! ईमान की सारी उदासी लम्हे का खेल साबित हुई। फौरी उठी, नहाकर फ्रेश हुई, अच्छा सा लाइट पीला और सफ़ेद जोड़ा पहने, बालों को किनारों से फ्रीजी कर्ल किए, हेयर बैंड लगाकर माथे पर 2 लटे लहरा कर स्वीट नेचुरल सब मेक ओवर किए। सिंपल मगर शौक तैयार होती। नीचे आई तो फजीला नामी मुलाजमा फौरी इसको आता देखी बोतल की चीन की तरह हाजिर हुई। मुनीर आनी कहाँ है? फजीला पिया। ईमान ने घर की में छाई हुई खामोशी तकते इनके पास आकर पूछा। वो अपनी दोस्तों से मिलने गई है। मैं आपको नाश्ता बना दूँ या लंच ही करेंगी आप? फजीला ने नरमी से पूछा, जिस पर ईमान ने कुछ सोचने के बाद सर नफ़ी में हिलाया। नहीं फजीला पिया, आप अपना काम करें, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। ईमान ने इनको मुतमईन किया और ख़ुद फ़ोन पर मुनीरा आनी का नंबर मिलाया। सिटिंग एरिया की तरफ आई काउच पर बैठी। जी मेरी जान। फ़ोन लगते ही मुनीरा का प्यारा अंदाज ईमान के दिल को खुश कर गया। आनी क्या मैं कुछ देर आलम हाउस हो आऊँ? आप घर नहीं थी तो सोचा कॉल करके परमिशन ले लूँ। ईमान की हिचकिचाकर इजाज़त लेने पर अपनी दोस्तों के बीच बैठी मुनीरा खुश दिली से मुस्कुराई। क्यों नहीं, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम जा सकती हूँ, बल्कि परमिशन की भी ज़रूरत नहीं। मुनीरा ने जब ये कहा तो उनकी दोस्तें भी तंग रह गई, जबकि ईमान ने फौरी चह कर कॉल काटी। आई इतनी खुली छूट मुनीरा, देखो बहू को काबू रखो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें काबू कर ले। इन्हीं ख़वातीन में से एक नक चिड़ी सुनहरी बालों वाली सुनहरी बालों वालों के एतराज़ मुनीरा के माथे पर बल पड़े। ये काबू होने का डर और काबू करने की फिक्र वहाँ की जाती है किंजा जहाँ तंग नजरी का मुजाहरा हो और एक दूसरे के हुकूक सलब किए जाते हो। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ मोहब्बत ही फैलाई जाती है, ना कि एक दूसरे को काबू करने के बारे में सोचा जाता है। तुम अपनी बहू को भी यूं ही प्यार देकर देखना, वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को काबू करना खुद ही छोड़ देगी। मुनीरा के दिलकश जवाब ने जहाँ बाकी के ख्वातीन के दिल निहाल किए, वहाँ किंजा को मिला मुंह तोड़ जवाब। इसे शर्मिंदा कर गया। वही ईमान ने आलम हाउस की राह ली, मगर लीजा और हादी के लिए चॉकलेट्स लेना ना भूली। ईमान घर से बाहर निकली तो यहाँ डिफेंस एरिया के तमाम घरों का कचरा वगैरह जमा करने वाली यहाँ की एक लेडी आ चुकी थी, जो इस वक्त भी अपनी 5 साल बेटी के हमरा काले शॉपरों को डस्टबिन टैंक में डाल रही थी, जबकि वो 5 साल बच्ची हसरत भरी नज़रों से पलट कर ईमान के हाथ में चॉकलेट
باکس دیکھ رہی تھی جس نے ایمان کو رکنے پر مجبور کیا۔ ہاتھ کے اشارے سے ایمان نے اس بچی کو اپنے پاس بلایا جو بہت پیاری تھی پر میلی میلی تھی۔ وہ پہلے ہچکچائی مگر ایمان کے وہی عالم ہاؤس کے گیٹ کے پاس بیٹھ کر چاکلیٹ دکھا کر بلانے پر اپنی ماں کے دوپٹے کا پلو کھینچنے لگی جیسے ماں کی اجازت مانگ رہی ہو۔ اس عورت نے جب اپنی بچی کو تڑپ کر گردن گھمائی اپنی بچی کی تڑپ پر گردن گھمائی تو ایمان کو دیکھ کر اس عورت نے بچی کو جانے کا پیار بھرا اشارہ کیا۔ کتنی سیانی ہے نا، ماں نے اجازت دی تب آئی، کیوٹی پائے۔ ایمان نے اس کی دوڑ کے پاس آنے پر دل میں سوچا اور اس سے پہلے وہ بچی چاکلیٹ کے لیے اپنا ننھا ہاتھ آگے کرتی ایمان نے دونوں باکس ہی خود اسے تھمائے جس نے فوری ان دونوں پیکس کو سینے سے لگائے۔ کتنی کیوٹ ہو آپ کا نام کیا ہے؟ ایمان نے اس کی نرم گالوں پر لگی گرد ہتھیلیوں سے جھاڑتے ہوئے دونوں گال دباتے لاڈ سے پوچھا۔ بیلا، اس بچی نے گھبراتے ہوئے بتایا کیونکہ وہ بس چاکلیٹس کے لیے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بہت پیارا نام ہے، اسکول نہیں جاتی آپ بیلا؟ ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مزید پاس روکتے پوچھا جس پر کچھ سوچے نفی میں سر ہلا گئی۔ ابو جی پیسے نہیں دیتے، ابو جی غریب ہے، بھائی بھی نہیں جاتا اسکول۔ وہ ننھی بچی تو تھی، دوسرا اس کی زبان بہت صاف تھی۔ ایمان کو اس کی بات نے بہت تکلیف دی، لیکن بیلا پھر بھی اسکول جائے گی، وہ بھی بھائی کے ساتھ۔ اگر میں آپ کو پیسے دوں تو آپ اسکول جانا چاہو گی؟ ایمان نے اس کے ننھے ہاتھ پکڑتے اس کی بہت حسرتوں میں ڈوبی شربتی آنکھوں میں دیکھا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتی اس کی بچی کی ماں ایمان اور اپنی بیٹی کو دونوں کے پیار بھری نگاہوں میں لیتی قریب چلی آئی۔ پیاری بہن، ہمارے گھر تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں پکتی، کبھی کبھی اسکول جا کر کیا کرے گی یہ دونوں؟ ضرورت کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ مجھ جیسی پردہ دار عورت تک کو گلیوں میں رول دیا۔ شوہر کبھی کبھی رو پڑتا ہے، دن رات اس کی محنت کے باوجود ہمارے گھر کے فاقے نہ گئے۔ وہ نفیس عورت تھی، شکل و صورت کے علاوہ اس کے لہجے میں بھی کڑک تھی۔ آدھے چہرے پر چادر کا پلو ڈال رکھا تھا جو ایمان کے سامنے اس نے ہٹا دیا۔ ایمان اٹھی اور نرم نگاہ عورت پر ڈالے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ وقت کسی کا ایک جیسا نہیں رہتا پیا، اگر اچھا وقت نہیں رہا تو یقین رکھے برا بھی نہیں رہے گا۔ آج میں چھوٹی سی مدد کر دیتی ہوں، کل اللہ آپ کو اگر طاقت دے تو آپ کسی اور کی کیجیے گا۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ابھی میں خود پڑھتی ہوں، کماتی نہیں ہوں، لیکن جب کسی قابل ہوتی تو زیادہ مدد کروں گی۔ فی الحال کے لیے تھوڑی سی مدد لے کر بیلا کو اسکول داخل کروا دے پلیز۔ ایمان کی مہربانی پر وہ عورت نم مگر حسین مسکرائی۔ یہی رکیے گا آپ دو، میں ابھی آئی۔ ایمان نے دونوں کو وہی روکا اور خود جلدی سے واپس گئی۔ خود فضیلہ بھی اس کے اتنی جلدی آنے پر واپس جانے پر حیران ہوئی۔ جو پیسے سے شادی پر گفٹ میں ملے تھے ایمان نے وہ سارے جمع کیے تو 60,000 لگ بھگ اس کے والے بنے۔ ساحر والوں کو اس نے چھیڑا بھی نہیں تھا۔ ایک لفافے میں ڈال کر فوری باہر آئی۔ وہ عورت اور بچی موجود تھے تب ایمان مسکرا کر قدم ان تک لائے اور بہت رازداری سے وہ لفافہ عورت کے کندھے پہ لٹکے بیگ میں ڈال کر گلے لگی۔ سیکریٹ بتاؤں، یہ پیسے مجھے شادی پر ملے تھے۔ سو آپ پریشان مت ہونا اپیا، میں نے کسی سے ادھار لیے یا مانگے، یہ اپن کی اپنی کمائی ہے، اپن کی اپنی کمائی تھی، اس سے بھی ابھی کے لیے آپ گزارا کر لیں، میں کوشش کروں گی اگلی بار کچھ زیادہ کر سکوں۔ ایمان کی شوق کھنکتی سرگوشی پر بشرا نامی عورت نے بھی دل میں نہ جانے کتنی لاکھوں دعائیں مسکراتے ہوئے اس چلبلی کا نام کر گئی جو جھک کر بیلا کی گال پر پیار دے رہی تھی۔ اللہ آپ کو رنگ لگائے میری بہن، دردمند دل اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، اپنے اس دل کی حفاظت کریے گا۔ ایمان اس کی بات پر بیلا کی مسکراہٹ تک فوری اٹھی۔ بشرا نے اس کی گال سہلائی اور اس کی آنکھوں میں ڈھیروں محبت تھی۔ میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گی۔ آپ یہاں نہیں ہیں کیا؟ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایمان نے خوش دلی سے بشرا سے پوچھا۔ جی، ایک جاننے والی دوست نے یہ نوکری 2 دن پہلے ہی دلوائی، کہہ رہی تھی سب لوگ سلجھے لوگ ہیں اور مہینے میں 13,000 مل رہے تھے تو منع نہ کر سکی۔ اس سے پہلے ایک کپڑے کی فیکٹری میں کی تھی نوکری، معزز تھی مگر گندی نظریں اس 4 دیواری میں زیادہ خطرناک ہے نہ کہ سڑک پر ایسی نظر جو پل بھر کی اذیت ہو، کیونکہ وہاں مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا، ہم ان کے غلام ہو جاتے اور یہاں خدا ہم کو آپ جیسے درد مندوں سے ملوا دیتا ہے۔ سچ کہوں تو عورت ہوں، غریب ہوں تو اس کی حفاظت ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ پیاری بہن، اس مدد کے لیے بہت شکریہ۔ جانے بشرا کی باتوں میں ایسا کیا حزن تھا کہ ایمان کو لگا کہ کسی نے دل کن چھری سے کاٹ دیا ہو۔ پہلے بابا بھیا کی حفاظت، اب شوہر کا گھر، اپنی خوش قسمتی پہ 1000 بار شکر ادا کرتی تب بھی کم تھا۔ ان جیسے کئی اس شہر میں ہوں گے، ایمان سوچ کر ہی دل دہل گیا۔ بشرا بیلا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلی گئی، لیکن ایمان نے ان 2 کو اوجھل ہونے تک اداس نظروں سے دیکھا۔
باہر کی دنیا کتنی بری ہے، ہمیں کبھی کسی نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا اتنی بڑی نعمت کا، میں نے کبھی شکر تک نہیں کیا، کتنی بری بات ہے ایمان، یا اللہ ان جیسے سب مجبوروں اور سفید پوشوں کی مدد کریں۔ ایمان کا دل بہت بوجھل ہوا، ایک دل چاہ آواز دے کر اس عورت کو واپس بلائے اور ساحر والے پیسے بھی لا دے، مگر پھر اس کے وہاں سے غائب ہونے پر ایمان بھی عالم ہاؤس کے اندر چلی گئی۔ لان کی سمت روحا چچی اور مما کی آواز سنائی دی تو چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ وہی لپکی، مما کی چڑیل، ادھر آؤ میرا بچہ۔ ایمان نے دونوں کو ڈرایا، جس پر روحا ہنسی اور ممی نے لاڈ بھی حسب معمول چڑیل کہہ کر کیا۔ ایمان کو لگا وہ سچ میں چڑیل ہی ہے۔ مما اب تو میری شادی ہو گئی، اب تو رانی پیاری لاڈو کہہ کر بلائے یار، کوئی قدر ہی نہیں۔ روحا چچی سے پیار لیتی وہ عریشہ کے بغل میں ہی آنکھ گھسی شکوے کیے منمنائی، قدر تب ہوتی میرا بچہ جب تم بیاہ کر کہیں دور دراز جاتی، بغل میں تمہارا گھر ہے، پھر کیسی قدر روز آئے مہمانوں کی۔ عائشہ نے شرارت سے ہنستے لاڈلی کو ستایا، جس پر منہ پھلا کر اٹھی اور جا کر روحا کو حق کر لیا تاکہ مما جیلس ہوں۔ دیکھ لے روحا چچی، مما کو میری ذرا قدر نہیں، اپنی آپا جان کو کہیں کسی دن ایمان نظر سے اوجھل ہوئی تو ان کی جان پر بن جائے گی۔ ایمان کے الفاظ بھلے لاڈ سے جڑے تھے پر دل روحا اور عریشہ دونوں کا ایک ساتھ تھما، کیسی فضول ہانک رہی ہو، تھپڑ لگا دوں گی۔ عریشہ نے غصے سے اسے آل فال کہنے پر ڈانٹا، جس پر ایمان بلش کی اور روحا بھی مسکائے۔ دیکھا روحا چچی، آپ کی آپا میرے لیے کتنی پوزیسو ہے۔ ایمان کے ہنس کا جتانے پر عریشہ بھی غصے ایک طرف کیے گھوری۔ او ہیلو میری خوش فہم اولاد، پوزیسو میں صرف زیان عالم کے لیے ہوں۔ آئی بڑی، بیٹھو چچی کے ساتھ، میں کچھ بنا کر لاتی ہوں، زبردستی کی لاڈلی۔ عائشہ صاحبہ کا ایٹیٹیوڈ بازی مار گیا، مگر روحا اور ایمان ایک سا ہنس دی۔ ابھی تک ایدا اور آئس نے سب کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ آئس نے سب سے پہلے خود آج رات ممی بابا سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، تبھی صبح اس نے ایدا کو سب بتانے سے روک دیا۔ اشبا کا بتاؤ، ولیمے پر مجھے تھوڑی فکر مند لگی، سوچا تھا اس سے بات کروں گی، پر وہ ولیمے والے دن بہت جلدی چلی گئی تھی۔ روحا کو اشبا کی فکر ہوئی تو ہنسنے کے فوراً بعد وہ سنجیدہ ہوئی۔ ایمان بھی کچھ اداس ہوئی، اسے انان کی فکر نے نڈھال کر رکھا ہے، تبھی تو کل میں نے اور جیہان انکل گئے تھے اشبا کو ڈراپ کرنے فارم ہاؤس کالج سے واپسی پر۔ عجیب ہی انسان ہے، یہاں گھر میں ہماری جو بھی لڑائی بحث ہوتی تھی وہاں تک ٹھیک تھا، لیکن روحا چچی میرے سسرال والے ہیں، میری سسر کے سامنے عجیب ٹون میں مجھ سے بات کرے گا تو ہرگز مناسب نہیں ہے۔ آپ اسے سمجھا دے، اگر اس کی وجہ سے میری اور ساحر کی زندگی میں کوئی بے چینی آئی تو اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اشبا کا کیا پوچھ رہی ہے، بیچاری پریشان ہے، وہ اس کے لیے تو نرمی دکھا رہا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ باقی ہر فرد کو خون کے آنسو رلائے۔ آپ کی بات مانتا ہے تو آپ اسے سمجھائیں پلیز، حقیقت کو تسلیم کریں۔ ایمان نے تو انہیں خوف زدہ اور پریشان ساتھ کر دیا، بہت ہی بدترین ہوتی جا رہی ہے اس کی حالت، میں نے خود ہر وقت انان کی فکر میں مرتی رہتی ہوں، لیکن تم فکر مت کرو میری جان، اسے تمہاری اور ساحر کی زندگی میں مسائل پیدا کرنے نہیں دوں گی، اسے جنم نہ دیا ہوتا تو مار مار کر سیدھا کر دیتی، میرے وجود کا حصہ ہے، کچھ کہوں گی تو اپنا بھی خون جلے گا۔ ابراہیم کی موت، اس سے محبت سوچتی ہوں تو ہاتھ بالکل بن جاتے ہیں۔ روحا کی بے بسی بھی تو حقیقت تھی۔ ایمان نے ان کے سینے سے لگتے آنکھیں مونتے پیار سے روحا کا ہاتھ چوما اور اس اداس عورت کے چہرے پہ تھکی سی مسکراہٹ لے آئی۔ مجھے آپ ماما سے زیادہ پیاری ہیں، تبھی ہے کیونکہ آپ سب سے بہت پیار کرتی ہے، چھپاتی نہیں ہے اپنی فیلنگز۔ میں آپ کو اداس دیکھ کر خود بھی اداس ہو جاتی ہوں، پریشان نہ ہو، وہ سنبھل جائے گا، لیکن مجھے ڈر ہے وہ اس سب کے بعد سچ میں ایمان کی دوستی گنوا دے گا۔ ایمان کی آزردہ سرگوشیوں پر روحا نے پیار سے اس کی بال سہلائے، ایمان کی خوشبو محسوس کی جو پہلے سے بہت پیاری ہو گئی تھی۔ نہیں ایمان، دوستی مت چھیننا اس سے، وہ سچ میں مر جائے گا۔ روحا کے تڑپنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، آنکھوں میں شکوہ تھا، تو اسے کہے نہ کہ مجھے مجبور نہ کرے کہ میں اسے مار دوں۔ ایمان کے لہجے کا تاثر روحا کا دل دکھا گیا۔ کہوں گی میری جان۔ روحا کے پیار سے یقین دلانے پر وہ مطمئن ہوتی، پھر سے روحا کے ساتھ جا لگی جن کے چہرے پر قزن اتر چکا تھا۔ اشبا کے سن حواس کسی مانوس لمس پر بیدار ہوئے تھے، اپنا ہاتھ کسی کھردرے ہاتھ کی نرم گرفت میں محسوس کی، اس نے اپنی درد کرتی آنکھیں کھولی، دھیرے سے کھولی، سر کی پچھلی طرف چوٹ آئی تھی مگر زخم زیادہ گہرا نہ تھا۔ انان اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے سپاٹ نگاہوں سے اشبا کی کھلتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اشبا کو لگا آج یا تو ان غصے سے بھری آنکھوں سے ڈر کر مر جائے گی یا انان کے ایک بار غصے سے چلانے پر سانس لیتی دم توڑ دے گی۔ وہ بھاگ گئی تمہاری ذرا سی خدا ترسی کے سبب، لیکن وہ تمہیں ہٹ کر کی گئی، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ پہلے اس کی جان لوں جا کر یا تمہاری۔ انان کی لہجے کی حقارت پر اشبا کی آنکھیں فوری آنسوں سے بھری، سر کے درد کی پرواہ کیے بنا وہ اس کے ہاتھ کو
इसी हाथ को दूसरे हाथ से भी थामे उठ कर बैठी। एक लम्हा अन्नान को होश में रहने के लिए बीच में चेहरा पीछे सरका का फासला बनाना पड़ा। मुझे लगा पता नहीं वो किस किस्म की कैद में है। तरस आ रहा था। आई एम सॉरी, गुस्से से चिल्लाइएगा मत। पहले ही आपके बिना सुबह मिले जाने पर उदास थी। मैंने उसे भगाना थोड़ी था, खाला की बच्ची थोड़ी थी। प्लीज़ अन्नान, मुझे माफ़ कर दे। ज़रा अंदाज़ा नहीं था वो इतनी बड़ी टाइन है। रोने से पहले इसकी आवाज़ भर्रा गई। अन्ना ने इसको हनूज़ गुस्से से ही देखा। हालांकि अभी तो इसने ज़ोई को यहीं इसी कैद में मरने के लिए छोड़ना था, पर अशबा ने इसके हर प्लान को बिगाड़ कर रख दिया। और जिस लम्हे अन्नान की गाड़ी हाजरा की इतला पर इस फार्म हाउस में इंटर हुई, वो इसी लम्हे भागी जबकि अन्नान ने चौकीदार को पीछे भी दौड़ाया, मगर वो इस स्पीड से निकली कि हाथ ना आ सकी। अन्नान ने 2 आदमियों को इसके पीछे लगा दिया, पर अशबा की हरकत और हालत ने अन्नान को हर मामला में फ़िलहाल भुला दिया। अब अगर वो ना मिली तो कौन भुगतेगा उसकी आज़ादी का खमियाजा? तुम जानती भी हो उस औरत ने मुझ पर क्या क्या टॉर्चर करके वापस पागल बनाया है। 1% भी बताओ तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इसका पासपोर्ट मेरे पास है, ऐसे में वो जितना भी भाग ले थाईलैंड वापस नहीं जा सकती, और इसकी यहाँ मौजूदगी मुझसे जुड़े हर फर्द का नुकसान है। बंद अकल औरत, ये खुदा तरसी तुम्हें मुझ पर क्यों नहीं आई कल? अन्नान का बस न चला, अशबा की जान ले लेता। इसके हाथ झटक कर उठ खड़ा हुआ, गुर्राया। डर कर अशबा सांस तक रोक गई, आंसू भी आंखों में दबा लिए। अन्नान, मुझे लगा इसे कुछ ऐसा ना चाहिए जो आपको नहीं बता सकती थी। मैं तभी मेरा दिल नरम हो गया। इसे कहा भी था कि मैं इसे इसकी ज़रूरत की चीज़ें दूंगी, पर वो मुझे मार। अशबा ने एक बार फिर मिनमिनाने की जसारत की, पर अन्नान यूं खूंखार नज़र डाली कि अल्फाज क्या आती सांस तक अशबा की हलक में दबी। तो क्या मैं मर्रख से उतरा हूँ जो मुझे कुछ इल्म नहीं कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कैद के बीच में ये इसे कैद दी थी तो कुछ सोच कर दी होगी। अब तो तुम अपनी आंखों से देख लिया कि कितनी अय्याशी से रह रही थी वो वहाँ बेवकूफ़। अन्ना ने इसकी रही सही आवाज़ पर भी चिल्ला कर रहन की, जिस पर अशबा ने कुछ देर तो नज़र झुकाए अपने आंसू को रोकने की कोशिश की, मगर फिर जैसे रोई अन्ना ने बेजार सी नज़र इसकी रोती अशबा पर डाली और वापस उसी जगह पे बैठा जहाँ से कुछ देर पहले करंट खाए अंदाज में उठा था। रो मत प्लीज़। अन्ना ने इसकी हिचकियों से कांपते वजूद पर निकाह दौड़ाती इसकी थोड़ी से चेहरा ऊपर उठाया, जो इसके हाथ को परे करती वहीं करवट पर लेटे तकिए पे मुँह छुपा गई। शायद रोते हुए ये अशबा की आदत थी। सुन नहीं रही तुम? एक तो गलत काम किया, ऊपर से खुद ही रोना पीटना शुरू। तुम औरतें इतनी अजीब ढीठ क्यों होती हो? समझ से बाहर है। अन्नान को इसके रोने पर और गुस्सा आया, आंखें रगड़े वो वापस उठी। आप होंगे ढीठ, रो रही हूँ चुप करवाने की बजाय और डांट रहे। कहा है ना कि जानबूझ कर उसे नहीं भगाए। मुझे मिले तो कस के इसके मुंह पे 2 चपड़े मारूं और इसके बाल वैसे खींचूं जैसे ईमान ने खींचे। लेकिन आपको सुनना तो है नहीं, मुझे बस रुलाना है। रुलाते ही जा रहे। रुलाने के लिए लाए थे ना मुझे? रुलाने के लिए लाए थे क्या मुझे? मैं सौतेली हूँ क्या आपकी? मोहतरमा को रोना भी था और रो कर चढ़ दौड़ते अपनी सफाई भी देनी थी। अन्नान की हस्ती भी तहस नहस करनी थी, जबकि अन्नान को खुद को हैरत हुई मुस्कुराना क्यों चाह रहा है। इस लम्हे वो बहुत क्यूट लग रही थी, जैसे जिद्दी छोटी बच्ची जो हाथ से हुए गलत काम को मान भी रही और रो कर अगले को कुछ डांटने या सज़ा देने की काबिल भी नहीं छोड़ रही। सौतेली? क्या बीवी भी सौतेली होती है? ओ माय गॉड, इतनी इन्फॉर्मेशन दबा रखी है तुमने अपने पास। अन्नान के बदलते शरीर लहजे पर अशबा ने चौंका इसकी काली कलौटी आंखों में झांका। वो मलगजी तो थी पर गहरी भूरी, जिन पर सियाही का गुमान था। मजाक मत उड़ाए। क्यों गए सुबह मुझसे मिले बिना? अशबा को मजीद रोता देखे उसके करीब सरका। इस सवाल ने मजबूर किया कि इसके आंसू पहुँचे। तुमने इसकी सज़ा दी है मुझे, मेरी कैदी रिहा करके। अन्नान की सुई वहीं अटकी थी। अच्छा है मेरे अलावा आपका किसी लड़के से दुश्मनी का भी ताल्लुक ना हो। अशबा ने ये सब दुखी होकर रवानी में कह तो दिया, मगर मुकाबिल अन्नान इब्राहिम जैसा पागल है ये भूल गई थी। तुमसे तो दिलदारी का ताल्लुक है, एक दुश्मन भी होती तो भी चल जाता। अन्नान इसके गाल को छूते खुले बाल सलीके से समेट कर अशबा के कान के पीछे अड़साए, जबकि इसके अल्फाज की हिद्दत पर अशबा का मामूल पर धड़कता सुस्त दिल तेज धड़कने लगा। क्यों गए थे? अशबा ने इसकी बेबाक नज़रों को टाले खफा होते पूछा। क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया था। मेरी बन तो गई हो लेकिन होना नहीं चाहती। जब तक मेरा होना नहीं चाहोगी मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम्हारे लिए खास हूँ? थोड़े दिन सही, मेरे खातिर इन दो को सताओगी तो क्या हो जाएगा अशबा? मेरी जलन कम हो जाएगी। तुम नहीं चाहती मैं नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करूँ। ये जो ज़िद होती है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। इसे इसका शिकार
चाहिए होता है, मर्जी से ना मिले तो ये सब उजाड़ देती है। कुछ दिन कर लो ना, जो कहता हूँ, फिर मेरी इज्जत फिर तो अनकरीब अपनी मौजूदगी से सर्द कर दोगी। जानता हूँ मेरा दिल का भला हो जाएगा। वो इसके नरम तासुब से भरे लहजे से सुन सी हो गई थी। ऐसा लहजा इसने आज तक किसी का ना देखा। ये नॉर्मल नहीं था। वो इस प्यार से फसाद बर्पा करने में इसे साथ मिला रहा था। अशबान की सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई। फिर इसका अशबा के बिखरे बालों के साथ साथ समेटना, इसके हाथों की बोरो जिस अंदाज में अशबा के दुखते सर को सुकून दे रही थी, वो भी बेईमान होने पर मचल रही थी। मेरे बड़े भैया है, वो बाबा जैसे, वो ईमान, मेरी जान से प्यारी दोस्त। इस झूठ फरेब से मैं आपके नज़दीक तो अच्छी हो जाऊंगी, मगर इन दो से कभी नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। ऐसे तो मत करें, आप बुरे नहीं हैं तो क्यों खाम बन रहे हैं? इन दो को रहने दे खुश। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती अनन, मुझे बहुत दर्द होगा, इससे ज़्यादा जो आपको तकलीफ़ में देख कर होता है। मैं इस नए रिश्ते के लिए अपने उन पुराने और पुरखलूस अपनों को दुख नहीं दूंगी। अशबा ने हाथ जोड़कर पकड़ कर खुद से दूर भी किया और बिना खौफ व खतर के इनकार भी अनन इब्राहिम की हथेली पर रखा। वो बर्दाश्त कर गया। ओके, मजबूर नहीं करूँगा, जो चाहे वो करो, जा रहा हूँ जोई को तलाश करने। अनान जो उठ खड़ा होते अशबा को दुखते सर की परवाह के बिना उठी और उसकी राह में आन जमी। मेरी लाश पर गुजर के जाना है तो जाए। अशबा के इस दर्जे सफाक जुमले को भी वो हवा में उड़ाकर इसे पकड़े पड़े धकेल गया। मगर जब वो सर में इस झटके पर उठी टीस से कर लड़खड़ाई तो इसी धत्कारने वाले ने ही पलट कर बाजू में हिसारा। अशबा का सर दर्द भूले वो बेख्तियारी थाम लेने पे उदासी मुस्कुराई। यू लाइक मी? अशबा की मुस्कुराती आंखें बाखुदा इस शख्स को झुल्लाने वाली न लगी। फौरी गुस्से से अन्नान की जिस तरीके से नाना करते मासूमाना से सर हिला दिया। अशबा के दिल तक ठंड उतरी। आई ऑल्सो लाइक यू। प्यार से इसकी गाल को अपने होठ से जोड़े। वो एक लम्हे में अपने सर और इसके बीच की सारी तलखी मिटा गई। वाई यू किस मी? तुम्हारी ये जुर्रत? अन्नान की आंखों में उतरती आई नरमी फौरन दबाते गुस्से से अकड़ कर पूछा। ये किस आपको नहीं, आपके अंदर छुपे उस छोटे बच्चे को की है जिसे अशबा पसंद है। आप तो मॉन्स्टर हैं, आप उगलने वाले ड्रैगन। आपकी तो चप्पल को भी मेरी परवाह नहीं है। अशबा ने दिलेरी का मुजाहरा करते अन्नान के हवास व आसाब इस दर्जे को कोसने पर झंझोड़ कर रख दिए। चप्पल नहीं पहनता, मुंह फुलाकर बेमकसद बात का जिम्मेदारी समझते जवाब दिया, जिस पर अशबा बिना अंजाम की परवाह किए इस दर्जा कुर्बत पर हंस दी। इस लम्हे अन्नान इब्राहिम को लगा कि वो लड़की बहुत खुश है। अन्नान का दिल चाहा वो यूं ही इसके बाजुओं के हिसार में खड़ी मुस्कुराती रहे और फिर वो सर झुकाता, इसके गाल से गाल रब करता, इसकी शहरक से होता ब्यूटी बोन पर शिद्दत भरी होठों की मेहर बख्शता। अशबा के वजूद की तह तक अपने इस्तेखाक की कपकपाहट उतार गया। अन्नान, वो पूरी कुव्वत से खुद से दूर करती मछली। ये इसलिए कि दोबारा मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना। ना तो मैं बच्चा हूँ, ना मेरे अंदर ऐसी कोई शय मौजूद है। अब हटो, जान को मत आओ। पता नहीं कहाँ मर गई है वो। जोए कैसे ढूंढूंगा? अन्नान की इस सहमी आंखों में आंखें गाड़े तंबी बिगड़ते तेवर दिखाए। वो उसे अपने जुनूनीपन की झलक दिखाकर परे करता बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। लेकिन अशबा कपकपाती टांगों से बैठ के पुष्ट का सहारा लेकर मुश्किल मैटर्स पर बैठ पाई। पूरा वजूद इस शख्स के लम्स की लपेट में जकड़ कर रह गया। यूँ लगा गर्दन पे जलन हो रही। हाथ भी लगाया पर जलन हनूज बरकरार थी। किस किस्म का वहशी रोमांस था ये? उफ बदतमीज, किस किस्म की किस थी? मेरे अल्लाह, मेरी स्किन सुन हो गई। तुझे भी ये सौगात लेने का शौक चढ़ा था। अब भुगत अशबू की बच्चा लफ्ज़ भी ये सर फिरा कि तौहीन कर गया। अशबा का बस न चला अपना सर पीट ले। अभी तो बेचारी ब्यूटी बॉन के इर्द गिर्द की स्किन सहला रही थी, जहां मौजूद सुर्ख मेहर अन्नान इब्राहिम की कार्रवाई का सबूत छोड़ चुकी थी। जब ये मालूम होता तो एक बार फिर इसने लाजमी चीखना था। जोए जैसे तैसे वहाँ से भाग तो निकली, पर जिस जगह पहुंची वहाँ इर्द गिर्द गहरा सन्नाटा था। दूर पार सीधी सड़क थी। अब मैं कहाँ जाऊँगी? पासपोर्ट तो इस कमीने के पास ही रह गया। उफ, जोए ने सड़क के किनारे बैठे ही सर थाम लिया। यूँ उसका आज़ादी पाना भी फजूल था। अभी वो वहाँ बैठे 2 मिनट ही गुजरे कि एक तेज़ रफ्तार सियाह बड़ी गाड़ी इससे करीब ही सड़क पर रुकी। इससे पहले वो इसे अन्नान समझकर वहाँ से दौड़ती किसी भारी मर्दाना आवाज़ ने जोए फरजाम की कदम रोके। डरो मत, मेरा ताल्लुक़ अन्नान इब्राहिम से नहीं, उस आदमी से जिसने तुम्हारी इज्जत बचाई थी। मेरे साथ आ जाओ ताकि तुम्हारी थाईलैंड का वापसी का इंतज़ाम होने तक इस दरिंदे से बच जाओ। जोए ने जब इसके इस दोस्ताना मगर कड़े अल्फाज सुने तो पलटने पर मजबूर हुई। सामने एक 29-30 साल की उम्र का कद आवर नफीस सा वजिया आदमी खड़ा था। हुलिये से वो पढ़ा लिखा मगर लहजे में फिलहाल नरम लगा।
لیکن سب سے مضبوط وہ حوالہ تھا جو اس آدمی نے دیا، جو زوئے کی اس کی سرد مہری اور آنکھوں میں ہلکورے لیتی ناپسندیدگی کے باوجود اس کی طرف آنے پہ مجبور کر گیا۔ کیا تم سچ میں اس آدمی کو جانتے ہو؟ پلیز مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں اسے تھینک یو کہنا چاہتی ہوں۔ کہیں وہ جوہن تو نہیں ہے؟ زوئی کے سوال پہ مقابل شخص دھیما سا طنز مسکرایا۔ تمہیں جوہن یاد ہے؟ حیرت ہوئی، ورنہ عورت اس مرد کو کہاں یاد رکھتی ہے جو اس کے جنون میں مر رہا ہو؟ تم جیسی تو ہرگز نہیں، اسے تو اپنی پسند سے سروکار رہتا ہے۔ ہاں، اب انان کا بگڑا روپ اس کی سرزمین میں آ کر دیکھنے کے بعد تمہیں شاید عقل آ گئی ہے۔ اب جہان تو کیا، ہر ایسا شخص یاد آئے گا جو تمہارے لیے التفات سے بھری نظر رکھتا تھا۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں، ساحر جبران خان کا سب سے پیارا دوست، سب سے پیارا ساتھی اور واحد دوست ڈاکٹر محب بلوچ تھا، جسے اس نے کچھ دن سے انان کے فارم ہاؤس کے آگے پیچھے نگرانی پر لگا رکھا تھا۔ اور جب زوئی بھاگی تبھی محب بلوچ اتفاق سے اپنے 2 گارڈز کے پاس ہی بریفنگ لینے آیا، مگر بھاگتی زوئی پہ جب نظر پڑی تو اس کا پیچھا خود کیا اور گاڑی میں ہونے کی وجہ سے اس تک پہنچ گیا۔ تم اس سے بہت قریبی لگتے ہو جو اتنا کچھ جانتے ہو۔ محب اس کی شوقی بات سنا سپاٹ ہوا، رگوں تک تلخی گھلی۔ بیٹھو گاڑی میں۔ نہایت تندہی سے زوئی کو دیکھنے سے اجتناب برتتے ہوئے سرد سا حکم دے گیا، پہلے بتاؤ کون ہے وہ آدمی پلیز؟ زوئی کے مچلتے استفسار پر محب نے غصے سے اس فرنگی مگر دل کے کسی زمانے میں شدت سے مطلوب ہوئی عورت کو دیکھا، وہی عورت جس کے جنون نے اس کے کریئر کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب وہ چاہیں گے تمہارے سامنے آ جائیں گے، میرا میٹر شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھو۔ محب نے سرد مہری سے کی انتہا کے ڈانٹا جسے وہ اس وقت جان کے لالے پڑے تھے۔ فوری اس کی گھورتی نظر پر گاڑی کی پچھلی طرف جا بیٹھی۔ محب بلوچ نے بھی اپنے قدم بڑھائے اور فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے، بنا ایک نظر ڈالے سنجیدگی سے گاڑی چلا دی۔ سارا راستہ محب بلوچ نے ایک باری پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، لیکن زوئی فرجام ضرور بار بار اس خوبصورت سے مغرور آدمی کو دیکھ رہی تھی، جس کے سرد لہجے میں بھی ایک گرمائش تھی، جس کا چہرہ وہ اجنبیت کے باوجود دیکھا بھالا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس آدمی کو دیکھ کر بھی ایسا لگا جیسے وہ اس سے مل چکی ہے، لیکن اس سے آمنا سامنا ساحر کی طرح ایک بار نہ ہوا تھا، یادداشت سے مٹ جاتا۔ تم نیورولوجی اسپیشلائزیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے نا؟ میرے اور انان کے کلاس فیلو، یاد آ گیا۔ 10 منٹ کے سفر کے بعد جب گاڑی کی ایک رہائشی مگر چھوٹے سے خوبصورت گھر کے سامنے بنی گلی میں رکی تو باہر نکلتے زوئی نے جھٹ سے اس کے سامنے آتی جان پہچان نکالی۔ محب کی آنکھوں میں جلن سی جگی۔ اوہ، میں یاد آ گیا تمہیں، لیکن مجھے تو یاد نہیں پڑتا تم جیسی مغرور نے کبھی میری طرف دیکھا بھی ہوگا۔ محب کے لہجے میں طنز تھا۔ زوئی نے سر سا جھٹکا، کیونکہ دیکھا اس نے واقعی نہیں تھا، پھر بھی وہ اسے یاد تھا۔ وہ اپنی طرف سے اٹھتی ہزار نظروں کے بیچ میں پلی بڑی تھی، اس کے لیے محب کی موجودگی ایک خوشنما منظر سے زیادہ کچھ کی نہ تھی، ایسا منظر جسے آنکھوں کی راحت کے لیے چند لمحوں کے لیے دیکھ لیا جاتا تھا۔ تم تو تب بھی بہت بھائی جی ٹائپ تھے اور اب تو بڑے ہاٹ ہو گئے ہو، ڈاکٹر بن کر غرور ہی آ جاتا ہے۔ افسوس میں ایز اے پروفیشن نہیں جاری رکھ سکی، تمہارے اور انان ابراہیم کی طرح پاپس نے زبردستی ڈلوایا تھا اس بوریت میں۔ ویسے تم جوہن کو تبھی جانتے ہو کیونکہ وہ اکثر مجھے پک کرنے آتا تھا، لیکن مجھے جوہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ پاپس کا لاڈلا ہے اور انہی کی چوائس ہے، وہ بہت چپکو ہے۔ اب مجھے انان بھی زہر لگتا ہے، اب مجھے اس آدمی کی تلاش ہے جس نے مجھے بچایا ہے، ہو سکتا ہے میرا مسٹر پرفیکٹ وہی ہو۔ تم بتاؤ کہاں ہے؟ میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ زوئی کی ساری ناقابل برداشت باتیں سن کر پہلے تو محب نے عجیب سی نظروں سے اس بے ایمان سی عورت کو دیکھا، پھر اس کی آخری باتوں میں زہریلا ہنسا۔ زوئی کو اس کی ہنسی میں عجیب سا خوف آیا۔ مرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے تمہیں، اسی کو غنیمت سمجھو کہ اس آدمی نے ایک ایسی لڑکی کی عزت بچائی جسے اپنی عزت خود روندنے کا شوق رہا ہے۔ وہ تو نیکی کر گیا، لیکن تمہاری کرتوت کسی بھلائی والے نہیں ہے ابھی بھی، بھلے تم مسلمان نہیں تھی، عیسائی ہو، اہل کتاب، پھر بھی تم نے اپنے وقار کی حفاظت نہ کی۔ ہر مذہب عورت کے حقوق اسے دیتا ہے، اسے حکم دیتا ہے خود کو ڈھانپ کر اور ایک مرد کی وفادار بن کر رہنے کا۔ افسوس تم واقعی حوث پرست نکلی۔ کوئی دین ایمان نامی چیز ہے یا انان ابراہیم نامی جنون کے پیچھے سب بیچ کھایا؟ محب کی باتیں زوئی کو جھنجھوڑ سا گئی، اسے اپنے کھلے گریبان کو محب کی جگر پاش باتوں کے بعد جیسے اس نے کھینچ کر ڈھانپا، اور وہ حرکت محب بلوچ کی نظروں سے نہ چھپ سکی، سینے کی جلن اور زبان کی کڑواہٹ میں اضافہ کر گئی۔ تم پاپس کی ممی جیسی بات کر رہے ہو، یعنی میری گرینڈ مدر کچھ ماہ پہلے ہی مری، وہ بھی ایسے سب ہی کہتی تھی، اور تم مجھے ڈانٹو تو مت، پہلی ملاقات میں اتنا روب، تم ایسے ہو تو وہ بندہ کیسا ہوگا؟ میرے اس سے ملنے کی ایکسائٹمنٹ کل مت کرو۔ زوئی نے بھی زاریت سے یہاں وقت دیکھا، محلہ کافی سنسان تھا، تم اپنے یہ مکروہ ارادے اپنے اندر ہی دفن کر لو تو یہی بہتر ہے۔ اگر بھائی کو پتہ چلا تم ان کے بارے میں یہ فضولیات سوچ رہی ہو تو تمہیں اس گھر کے صحن میں زندہ گاڑ دیں گے، اور تم پر رحم کھانے کا پچھتاوا الگ۔
وہ تم جیسی کسی کو کیوں ملیں گے؟ وہ اپنی محبت پا لینے والے خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہے ان کا نام۔ تم جہان جیسے آوارہ کے ہی لائق ہو، چلو اندر۔ محب کا تپا ہوا انداز دیکھتے وہ آنکھوں میں زج کرتی شرارت لی اسے دیکھنے لگی۔ آہاں، اور تمہارا نام کہاں لکھا ہے؟ تم نے محبت ہی نہیں کی یا پائی نہیں؟ اینگری برڈ۔ زوئی کو محب دلچسپ لگا، پر محب اس پر بہت سال پہلے 2 حرف بھیج چکا تھا۔ محبت وہی اچھی جو حاصل ہو جائے، لا حاصل ہر جذبہ لعنت کے لائق ہی ہے، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ محب کے جواب میں ایک وحشت اور تکلیف سی تھی۔ کیا تمہیں بھی تمہاری محبت نہیں ملی؟ زوئی کے سوال میں فکر تھی، وہ اس لائق ہی نہیں تھی کہ میں اسے ملتا۔ محب کا جواب زوئی کے چہرے پر حیرت لایا۔ اوہ ایٹیٹیوڈ، تم اتنے مزیدار بندے ہو، مجھے پتا ہوتا تو کافی پہلے تم سے ہیلو ہائی کر لیتی، پر سوری، ابھی میرا دل اس بندے پر آیا ہوا ہے۔ کب وہ مجھ سے ملنے آئے گا؟ اور اتنا تو بتا دو۔ زوئی کی بے سرو باتیں محب کو سلگا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ببول ہوا، جسے نہ جانے اس کی برداشت کا کتنا امتحان لیا جا رہا ہو۔ قیامت والے دن بار بار ایک ہی بکواس کرو گی تو کاٹ کھانے کے ساتھ میرا ہاتھ بھی اٹھ جائے گا اور تمہاری منہ کی سفید چمڑی دیکھتے دیکھتے سرخ پڑ جائے گی۔ ان کا تو الگ حساب لوں گا، تم جیسی منوس کی رکھوالی پر جو مجھے لگا کر گئے ہیں۔ محب کی مزید اس کی بک بک سننے کا اسٹیمنا نہ تھا، تبھی بازو سے پکڑے وہ گھر کی اندرونی طرف لیتے بڑھا اور اس کی چھوٹے سے رہائشی گھر کے بڑے کمرے میں لا کر بے دردی سے زوئی کی بازو چھوڑ دی۔ ایک قید سے دوسری قیدی، زوئی کا حلق لمحے بھر سوکھا۔ کیسے کھردرے انسان ہو تم، ذرا بھی لیڈیز کو ڈیل کرنے کی تمیز نہیں۔ یہ پاکستانی مرد، یہ سب ایک سے ایک پاگل ہے کہ اب مغرور۔ زوئی کی زبان پر بازو میں اٹھتے درد پر کھجلی ہوئی تو منہ بھی سورے بڑبڑائی۔ تم بھی لیڈیز کے نام پہ دھباؤ۔ محب نے منہ توڑ جواب تنتنا کر دیا۔ میں نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق نہیں بنائے جو تم یہ گالی دے رہے ہو۔ زوئی کے اندر اب بھی غیرت تھی جو بلبلا گئی۔ اچھا تو جہان سے چپک کر کیا ٹیوشن لیتی تھی؟ ابھی وہ پسند نہیں تھا، تب بھی بہت بار میں نے تم 2 کی نازیبا مناظر آنکھیں بچانے کے باوجود دیکھے، بنا عنان کی مرضی کے اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر نکاح جیسے بندھن کی بے حرمتی کی، جو کہ اس کا کیا؟ تم جانتی ہو ہمارے مذہب میں زبردستی کی شادی تک کا کوئی وجود نہیں، اور سب سے مضبوط چیز مرد کی رضامندی ہے، تب جا کر وہ عورت کے لیے حلال ہوتا ہے۔ جب عنان نے کوئی رضامندی دی ہی نہیں تو پچھلے 7 ماہ جب تم نے اسے چھوا سخت گناہ کا مرتکب ہوئی ہو۔ یہ نکاح جو جھوٹ، فریب اور زبردستی پر ہوا، اس کی 2 کوڑی وقت نہ تھی۔ اب بتاؤ کیا جائز بچا ہوا ہے تمہاری زندگی میں؟ باتیں کروا لو۔ محب کی روح گھائل کرتی باتیں تیز خنجر کی طرح زوئی کسی نے پار ہوئی، نہ کوئی لفظ بچا نہ اعتراض۔ وہ جواز یوں تھا جیسے زوئی فرجام کے جسم کا ریشہ ادھڑ کر اس فضا میں تحلیل کر دیا گیا ہو۔ محب نے جب محسوس کیا وہ خاموش ہوئی تو بے ساختہ پلٹا، مگر زوئی فرجام کو کبھی نہ روتی آنکھوں میں اس لمحہ جو ندامت کی نمی تھی وہ محب بلوچ کا سینہ جکڑ گئی۔ کمبخت، یہ تو اس کی وہ محبت تھی جسے وہ چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ میرا مقصد تمہاری دل آزاری کرنا نہیں تھا، بس غلط درست کا فرق بتانا تھا۔ اگر تم دل سے اپنا مذہب بھی اپنا لیتی تو آج ایسی نہ ہوتی، کیونکہ بے حیائی کوئی مذہب نہیں سکھاتا۔ ہم مسلمان اہل کتاب کو برا نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے، لیکن اصل مذہب جو اپنی اول شکل میں اب تک روح زمین پر ہے وہ صرف اسلام ہے، اور جو ہمارے دین کا مذاق اڑائے گا ہم سے برداشت نہیں۔ محب نے اس کی نم آنکھیں دیکھتے اس بار لہجہ نرم کیا۔ زوئی نے تشنا سی نظر اٹھائی، کلاتی سی سکتی ہوئی۔ مجھے سچ میں مسلمان ہونا ہے پلیز۔ زوئی کے اگلے جملے پر محب تک تھم کر رہ گیا، لیکن جو سچی اور بے ریائی سے پاک تڑپ اس لمحے زوئی کی آنکھوں میں تھی، اس کی آنکھیں محب نے اس لڑکی کے گناہ نہ دیکھے، بس اس کو پکڑ کر میٹرس پہ بٹھایا اور بہت نرمی سے کلمہ پڑھایا، اور یہ الفاظ اپنی زبان پر دہراتے زوئی کی آنکھوں میں نمی تو تھی پر جسم و جان میں ہر بے سکونی ختم ہوئی۔ اب اس کی بات تو محب نے مان لی، پر زوئی اس کی سوالیہ نظروں اور سوال پر پرنم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کچھ نہیں، بس اس آدمی سے مل کر شکریہ کہوں گی جس نے مجھے بچایا اور واپس چلی جاؤں گی۔ کوشش کروں گی تمہاری کہی ہر بات مرتے دم تک یاد رکھ سکوں۔ زوئی نے پشیمانی کی سنگ فوراً نظر جھکا لی، جس پر محب نے سر ہلاتے اسے افسوس مگر نرم سے انس کے سنگ دیکھا۔ جو بھی تھا، اس کی پوری لگن سے اسلام قبول کرنا محب کے دل کو شانت کر گیا۔ وہ اس لمحہ سارے گناہوں سے دھل کر کم از کم محب سے زیادہ ہر کثافت سے پاک ہو کر اس کی نظروں کے سامنے بیٹھی تھی۔ پھر محبت 2 کوڑی کی بھی ہو، عاشق کے لیے باعث تعظیم ہوتی ہے۔ جوہان اور تمہارا باپ بخش دیں گے تمہیں؟ محب کی فکر بڑی۔ پتہ نہیں، یہ بات ان سے تب تک چھپاؤں گی جب تک ہو سکا،
मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? ज़ोई ने अफसरदगी से बताते पूछा। शाम तक भाई पाकिस्तान पहुँचेंगे, मिलकर तुम्हारे बारे में बताऊंगा, फिर जैसा वो कहेंगे मैं तुम्हें आकर बता दूंगा। मुहिब का लहजा नरम होता गया। मतलब तुम कल फिर आओगे मेरे पास? ज़ोई ने फौरी सर उठाते मुहिब बलोच को हसरत भरी नज़र से देखा। ये वो आदमी था जो हकीकत में इसे दहला चुका था। मजबूरी है। मुहिब का लहजा बेजार था। होप सो ये मजबूरी चंद दिनों की हो, ज़्यादा लंबी ना हो। ज़ोई ने इससे नज़र फेर ली जो बहुत खुद तरसी की मानिंद अजीब था। मुहिब भी मजीद बात ना बढ़ाते उठ खड़ा हुआ। यहाँ से भागना मत वरना मस ली जाओगी यहाँ की गली कूचों के खबीसों के हाथों, और निशान भी ना मिलेगा तुम्हारा। फ्रिज में देख लेना, खाने को काफ़ी कुछ है, जा रहा हूँ। मुहिब ने एहसान जताने अंदाज में इन्फॉर्म किया, और जब ज़ोई ने बस सर हिलाकर इसकी बात सुनी तो अजीब गमज़दा सी मुस्कुराहट मुहिब बलोच के होठों पर रेंगी, जिसका कत्ल करता हुआ वो घर से निकलते ताला लगाए वहीं से सीधी गली उबूर की अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ज़ोई वहीं तकिए पर सर गिराया और आंखें मूंद ली। बाहर नरम मुस्कुराता दिन उतर आया, जैसे मौसम की हब्स और घुटन को अपने सर्द एहसास में लपेट लेना चाहता हूँ। आपको यार एक काम था आपसे। ईमान ने पूरा दिन आलम हाउस में गुजारा। अब वो अंदर सबसे इजाज़त लेती, घर वापस जाने को बाहर निकली तो आगे हादी साहब मिस्कीन सूरत बनाए खड़े थे। हाँ कहो। ईमान ने वही कुर्सी पर बैठे फिक्र से पूछा। अब यार ये लड़की अगर नाराज़ हो जाए तो उनको कैसे मनाते हैं? हादी वही ईमान के कदमों में बैठे, दोनों हाथ ईमान के घुटनों पर जमाए जिस तशवीर से बोला। ईमान ने फौरी इस छटके पटाखे कान दबोचा। ओके ओए लोमड़, उम्र देखिए अपनी, अभी ज़मीन से पूरा उगा नहीं और चक्कर तेरे अभी से शुरू हो गए। सच सच बता, ये कौन सी लड़की का चक्कर है? बेचारे अब्दुल हादी का तो कान दर्द से ज़्यादा इस वक्त जान के लाले पड़ते महसूस हुए। आपो आई मेरा कान सुन तो ले पहले यार। वो ना मुझसे लीज़ो की प्रोजेक्ट फाइल फट गई, कसम से मैंने तो पंखी झल रहा था और वो फटी किस्मत वाली मनूस पता नहीं कैसे फट गई। अब लीज़ो मुझसे बात ही नहीं कर रही। आपो अब मुझे होमवर्क कौन क्लिक कर देगा? हादी की बाकायदा चीख कर दी दुहाई पर ईमान ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट रोकते हादी का कान छुड़ा और दोनों इसकी फूली फूली गालों को दबोचा। ओ आई सी, लेकिन खबरदार मेरे लीज़ो पर तूने कभी नज़र रखी? लीज़ो के फेवरेट कैरेमल पॉप कॉर्नर गिफ्ट कर, देखना कैसे मानेगी। ईमान के आइडिया पर हादी ने फौरन हंसते हुए उठ खड़ा होते अपने दांतों की नुमाइश की। वो तो मैं अभी लेकर आया था, पक्का मान जाएगी ना आपो? हादी की क्यूट सी यकीन दहानी पर टेरेस पर खड़ी लीजा नाक हुए चढ़े हंकारी तो दोनों ने बैक वक्त गर्दन ऊपर घुमाई। जब तक लीजा जियान आलम इस चिचंदर की 2 रुपए की कॉपी जैसी शक्ल नहीं फाड़ देती, जंग अजीम चलती रहेगी। मेरी फौज का कोई सिपाही हथियार नहीं फेंकेगा। तखलिया लीजा साहिबा के अंदर घुसी अर्तगल की रूह पर ईमान और हादी एक साथ हंसे। अब वो ये आजकल अर्तगल का सीज़न 2 देख रही है। मैं तो चला, मेरा एक ही मुंह है, ये भी फट गया तो मैं बड़ा होकर लड़कियाँ कैसे फंसाऊंगा? तुम नाराज़ ही रहो जंगजू औरत। हादी ने अपनी जान बचाई और जैसे दौड़ा। ईमान ने घबरा कर सर उठाया तो अपनी लंबी फ्लेक्सिबल लेडी पेंसिल को तलवार बनाकर हवा में बुलंद करती। लीजा को देखे अपना सर थाम गई। ईमान 2 मिनट मजीद रुकती तो ज़रूर दिमाग फिर जाता। ऊपर से फ़ोन भी घर था, तभी फ़ौरन घर पहुंची ताकि अशबू से बात करे। मुनीरा अभी तक नहीं आई थी क्योंकि इनकी दोस्त इनके साथ महीने बाद आउटिंग हुआ करती थी तो पूरा दिन वहीं रहा करती थी। ईमान ने लंच आलम हाउस में ही कर लिया था, तभी कमरे से फ़ोन लिए वो लॉन के सिम चली आई और अशबा से बात ना हो सकी क्योंकि इसका फ़ोन साइलेंट पर था। वो खुद वो कुछ देर सर की दर्द की वजह से सो गई। अन्नान के दोनों आदमी मायूस से वापस फार्म हाउस पहुँचे तो अन्नान के खूंखार नज़रों ने ही इनका वेलकम भी किया और दहशत ज़दा भी किया। हर जगह देख लिया, वो लड़की नहीं मिली। इनमें 2 में से एक ने हिम्मत करते बोलने की जसारत की। अन्ना ने कनपट्टी की उभरी रगे एक हाथ से मसलते गहरा सांस खींचा। मैं कुछ नहीं जानता, वो ज़मीन में जाकर गड़ भी गई तब भी ढूंढ कर लाऊं, वरना तुम 2 मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। काट खाते तेवरों के संग अन्ना ने इन 2 की रूह फना की जिस पर वो दौड़ते सर हिलाते वहाँ से भागने के अंदाज में दौड़े, जबकि अन्नान इस कदर चिंगाड़ पर अशबा की न सिर्फ आंख खुली बल्कि वो उठकर बालकनी में आई तो लॉन और पोर्च के आखिरी किनारे पर खड़ा गुस्से में धुत अन्नान दिखाई दिया। किसी दिन आप फट जाएंगे गुस्से से। छोटे छोटे अन्नान इब्राहिम के पीस मिलेंगे फार्म हाउस के हर चप्पे में।
मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते अशबा चेंज की नीयत से वॉशरूम जाने लगी। तब तो नज़र फ़ोन पर पड़ी। फ़ोन फ़ौरन से उठाया तो ईमान की 3 मिस कॉल्स थी। अशबा ने कॉल बैक की मगर नज़र बेसाख्ता ड्रेसिंग मिरर में दिखाई देते अपने गले पर गई। जहाँ जलन थी वहाँ सुर्खी देख अशबा फिक्रमंद हुई करीब आई। लम्हे के हज़ारवें हिस्से आंखों में गुस्सा उतरा। ईमान शायद साहिर के आने की वजह से रेडी हो रही थी, तभी फ़ोन न उठा सकी। अशबा ने ईमान को अपनी खैरियत का मैसेज टाइप किया और फौरी वापस बालकनी में दौड़ कर आई। सुने मिस्टर पागल, अशबा की पुकार पर अन्नान ने गर्दन घुमाकर ऊपर देखा, जहां वो अपनी गर्दन की नुमाइश करती सीखपा हो रही थी। व्हाट इज दिस? किस किस्म की दरिंदगी है ये? सबको बताऊंगी आपकी इस तशद्दुद का। मेरे मासूम गर्दन को गंडेरी समझ रखा है। आपकी तो आंखें फोड़ दूंगी। अगर हिम्मत है तो हिलिएगा मत। अशबा ने आस्तीन चढ़ाकर गुर्रा कर कह कर पलटी। जहाँ कुछ देर पहले वो अताब था वह अब शौक से खुमारी थी। 2 मिनट वो ना सिर्फ नीचे आई बल्कि बिपरी मौज बनी। ठीक अन्नान के सामने इसे टुकड़े कर देने के तेवर दिखाती रुकी, मगर यहाँ का सब थम गया। ये तशद्दुद नहीं, तंबी थी। तंबी को छुपाना ही बेहतर होता है। सबको दिखाकर अपना मजाक बनवाना है तो कैरी ऑन, नहीं हिला यहाँ से। बहुत हिम्मत है मुझ में। अब बताओ क्या कर लोगी तुम? बगयाना उकसाते लहजे में अकड़ता हुआ इसके करीब हुआ। अशबा ने झटके से कदम मोड़े। बोलो ना, गूंगी हो गई हो? अभी तो बहुत चीख रही थी जिसे पता नहीं कितनी लाशें गिरा दोगी। अन्नान ने इसकी घबराहट, बेबसी और मोहब्बत के सबब खामोशी को तंजिया होते छिड़ा, जिस पर वो कुछ ना बोली। बस जैसे तूफान बनी आई किसी उदास हवा के झोंके की तरफ मुड़कर जाने लगी। बोल लिया करो, जान थोड़ी लूँगा तुम्हारी। इसके मुलायम हाथ पकड़कर रोके अपने सिमत पलटाए। गंभीर लहजे में अपनी पेशानी अशबा की सर पर थी, जबी से जोड़ी। जोई को मत तलाश करे ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपका इसके लिए फिक्रमंद होना। न जाने क्यों पर वो सो भी गुस्से से तभी गई थी। और ये बात अन्नान के करीब आते लाड करते फौरी कहीं भी जेलस हो रही हो? अन्नान ने माथा अलग की अशबा की बहुत कुछ कहती आंखों में आंखें डाले, जिस पर अन्ना की देवी ने फौरन सर अकड़ाकर नफी में हिलाया। मेरा यहाँ दम घुटने लग गया। अगर मैं यहाँ मर गई तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं किसी को अपनी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं बता पाऊंगी। एक तो पेपर्स की टेंशन, ऊपर से आपका तंग करना गुनाह मिलेगा। एक पढ़ाई की सताई हुई गमज़दा को रुलाकर। फौरी भारी हुआ दिल, आंखों में न मिलाया। इस दर्जे मासूमियत पर अन्नान ने हैरत से आईब्रो उचकाते ड्रामा क्वीन को देखा। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ आउटिंग पर चलोगी। मेंस पेपर से पहले मूड फ्रेश हो जाएगा नानू के घर। अन्नान के प्लान पर अशबा की नम आंखें चमकी। ईमान भैया, आइज भाई और ऐदा अपिया भी होंगे। अशबा के सवाल पर अन्नान ने खूंखार नज़रों से घूरा। नहीं, पूरा इस्लामाबाद को लेकर चलते। प्राइवेसी नाम की गलती से भी कोई चीज़ ना मिल जाए। अन्नान की जल भून कर बड़बड़ाने पर अशबा की उदास से गायब हुए। आपको प्राइवेसी लेकर क्या करना है? आप तो चलते फिरते मेरा सांस सुखा सकते हैं। मुझे अकेले नहीं जाना। सुन ले कान खोल कर, सब जाएंगे तभी जाऊंगी। अशबा ने फौरी इसके हाथ अपने बाजू से छुड़वाने के बीच अपनी खुशी का गला घोंटा। अच्छा तो फिर अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो, मर गई तो मैं पूरी कर दूंगा। इसी हाथ से वापस खींचते अशबा को अपनी जगह सुन किया। आपको रुलाना है अपने लिए, पर मेरी मौत पर आपको क्यों दुख होगा भला? सो आपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाकर अगर मेरी विश पूरी करनी है तो मेहरबानी जाए ढूंढे अपनी जोए फरदान को। मैं कुछ नहीं हूँ आपकी। इसके सीने पर हथेलियों से भरपूर दबाव डालती हुआ अन्नान इब्राहिम को मुस्कुराता छोड़े अंदर भाग गई। लेकिन ये शाम से रात का होता मिलाप और ये लम्हा अन्नान के लिए खास हो गया। इसे लगा वो बहुत जल्द अशबा की ये ख्वाहिश पूरी करने वाला है। और जब एहसास हुआ तो इसे हवादार मौसम में इस शख्स का दम घुट कर रह गया। तो ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारे आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्त ज़रूर पसंद आएगी। चले जी इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। चले जी इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।